हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हालचाल? एकदम जोरदार। बेटा, अगर किसी बच्चे को बैकलॉग आ गया लेट ज्वाइनिंग की वजह से या बीमार पड़ने की वजह से या घर में किसी काम की वजह से बैकलॉग आ सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अगर आलसपन की वजह से आया है तो पढ़ाई आधी से छोड़ दो, तेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आया, लेट ज्वाइनिंग की वजह से आया या XYZ कोई भी रीजन की वजह से आया, तो इनपेशेंट मत हो, प्रेशर में मत आओ। अगर मान लो 10 दिन का बैकलॉग है, 10 दिन लेट क्लास ज्वाइन किया, तो भाई साहब 10 दिन का बैकलॉग है तो 10 दिन में ही खत्म होगा या हार्डली 7 दिन में खत्म होगा। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आप ऐसे पूछते हो टीचर से, सर बताओ बैकलॉग है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, बैठ के पढ़ो और सीक्वेंस में पढ़ो। एकदम नॉनसेंस वाली सवाल पूछा, सर मैं 2D पढ़ लूं क्या, 1D छोड़ देता हूं। और सर अगर 1D मैं बोलता हूं 1D पढ़ लो, सर 2D बैकलॉग हो जाएगा। ये बैकलॉग होता क्या है? तू अगर 10 दिन लेट ज्वाइन किया है तो तेरा सिलेबस 10 दिन पीछे चलेगा। एट द एंड तेरा सिलेबस 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा या धीरे धीरे कवर करोगे तो एंड में आज से 6-7 महीने बाद जाके हो सकता है तुम 7 खत्म करो। तो ऐसे मत सोचो कि तुम्हें बैकलॉग 10 दिन का तो 10 दिन में खत्म करना है, ऐसे मत सोचो। ऐसे सोचो कि अब चलो 10 दिन का बैकलॉग है तो ये 3 महीने का टाइम है और इस 3 महीने में मुझे सिलेबस के बराबर आना है। सर 3 महीने क्या फर्क पड़ता है? सर टेस्ट आ जाएगा तो 2-4 नंबर कम आ जाएंगे। और ऐसे तू पागल होके एक दिन का काम तो एक दिन में बच्चों से हो नहीं रहा है, तो 10 दिन का काम 5 दिन में कैसे करेगा? या इस 10 दिन का काम करेगा तब तक 10 दिन का ये काम आ जाएगा, तो 10 दिन में 20 दिन का काम कैसे करेगा? तू पहले से रामलाल है, मेंटल लेवल तेरा निगेटिव में है, IQ लेवल तेरा निगेटिव में है। तो चमत्कार वाली बातें मत कर, आराम से चीजों को सीक्वेंस में करो, इनपेशेंट मत हो। सिलेबस तेरा 10 दिन पीछे चल रहा, चलने दे। सर मोशन इन प्लेन पढ़ लेते हैं। अरे दादा, मोशन इन प्लेन जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है। स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर ठीक है, तो आज से हम लॉज ऑफ मोशन शुरू कर रहे हो सर क्या? आज हम ये पढ़ लेते हैं, बाकी पीछे छोड़ देते हैं। ये बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स है। चैप्टर बाय चैप्टर तो छोड़, हर एक क्लास लिंक्ड होता है, कुछ नहीं समझ आएगा। तो सीक्वेंस में चलिए। अगर गलती से आप यहां आ गए और आपका 2-4 बैकलॉग है तो पीछे जाइए, नहीं तो लात मार के पीछे भेज दूंगा। और पहले उसको कंप्लीट करिए तब यहां तक आइए। मजाक नहीं है ये, है ना। एक बच्चा डाउट पूछ रहा मेरे से, सर अलग सर ने बोला था कि जो 80 होता है वो होता है द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर ये बताया था सर ने, एकदम सही बताया, लेकिन आप गलत क्यों बता रहे हो? और बोल भी आप गलत क्यों बता रहे हो? आप बोल रहे हो 80 को द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। सर इतना गलत कैसे बता रहे हो? आप कुछ और कह रहे हो, सर कुछ और कह रहे हैं। वे गोली खा लिया था क्या? गोली खा के लेक्चर देखा था क्या? भाई साहब मैं आधे घंटे तक ये बात चिल्ला के समझाया था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कहते हैं। और जब तक ये छोटी छोटी बातें नहीं सीख पाओगे, मैंने ऐसे ही एक सवाल डाल दिया तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में, देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। तो बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को साफ कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जबकि मैंने कितने अच्छे से डायग्राम बनाकर उनको फील दिलाया था, अगर ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स का डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक वेलोसिटी की तरफ फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी की तरफ जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, वो रफ्तार को चेंज करेगा। मतलब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, उसको कहते हैं ए कॉस थीटा। और का नाम भी समझाते हैं इसको टेंजेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होता है, टेंजेंट की तरफ होता है। मान लीजिए पाथ ऐसा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागेगा, है ना, इधर ही तो भागेगा पाथ के अलोंग, तो जिस डायरेक्शन में भागता है उधर ही वेलोसिटी होती है। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पाथ पे, और टेंजेंट की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम टेंजेंशियल कहते हैं, उसी को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है। मतलब द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कहते हैं।
और साहब मेल कर रहा है मुझे पर्सनल मेल आईडी पे कि सर हाउ इट इज पॉसिबल, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। क्लास नहीं करेगा तो बेटा यही होगा। चलिए साहब, कोई बात नहीं। तो आप सभी रामलाल्स का स्वागत है डायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। साहब डायनेमिक्स क्या होता है? अभी तक हम पढ़ रहे थे काइनामेटिक्स, है ना। मैकेनिक्स के दो बड़े बड़े सेक्शन है, काइनामेटिक्स जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन पढ़ते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में समझते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के रिलेशन को समझते हैं। अभी सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा, उसके बहुत सारे सवाल किए, तो हम समझने की कोशिश क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन है, और उनके एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे ही सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन हमने ये बात नहीं किया था कि मोशन को शुरू किसने किया, कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, कॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है। समझ में आया कि नहीं है? तो हम डायनेमिक्स में असल में स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स, और उसी डायनेमिक्स को हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इस पर बहुत सारे हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और यही कंसेप्ट आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बीच के रिलेशन को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कराएगा। थोड़ा अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा आज का जो गोल है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में समझेंगे। और फोर्सेस में बेसिकली तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा, बच्चे मेनली यहीं पे गलती कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, सही बात है सर। दूसरा डायरेक्शन, हाँ फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जरूर लिख लीजिएगा कि फोर्स के लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है और किस पॉइंट पे लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, या फिर टेंशन फोर्स की बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, तो बच्चा यही नहीं समझ पाता कि नॉर्मल रिएक्शन लग कहाँ पे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेंशन फोर्स एक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम अच्छे से समझेंगे, और हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो अ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आपको बिल्कुल ही अलग अप्रोच से समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। आपको हर एक चीज विजुअलाइज होगा, एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन के साथ समझाएंगे। आपको लगेगा हाँ सर, हर एक कंसेप्ट लिंक हो रहा है और बहुत बहुत अच्छे से दिमाग में घुस रहा है। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का नाम सुना है क्या सर? हाँ केमिस्ट्री हम जानते हैं सर, अच्छे से केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। बताओ केमिस्ट्री में बॉडी की कितनी केमिकल स्टेट होती है? पहले तीन बोलते थे हम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अब दो और ऐड हो गया, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। उसी तरीके से फिजिक्स में भी बॉडी की हम फिजिकल स्टेट डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल, फिजिक्स में फिजिकल। कितने तरह के फिजिकल स्टेट होती है बॉडी की? बताओ सर, ये तो हम नहीं जानते। आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कितने तरह के फिजिकल स्टेट होती है बॉडी की। और बॉडी के फिजिकल स्टेट को उसका नेचुरल स्टेट भी हम कहते हैं। तो आइए आपको हम बताएं, बॉडी की फिजिकल स्टेट को हम उसके वेलोसिटी के मदद से डिफाइन करते हैं। ये मेरा पढ़ाने का एक अलग ही तरीका है, ये किसी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन यहां से मैं जो लिंक करूंगा, कंसेप्ट एक एक करके सिस्टमैटिकली समझ में आएगा। फिजिकल स्टेट ऑफ अ बॉडी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की मदद से हम बॉडी की फिजिकल स्टेट डिफाइन करते हैं, जिसको हम बॉडी के नेचुरल स्टेट भी कह सकते हैं। फिजिकल स्टेट इज नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट, अब इस नेचुरल स्टेट क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा समझ आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो बॉडी की दो तरह की फिजिकल स्टेट होती है। पहला है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हाट डज मीन बाय स्टेट ऑफ रेस्ट? और इसमें वेलोसिटी का है, वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी की मदद से कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी उसको हम कहेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट में। आराम से समझिए, वेलोसिटी क्या है उसकी? जीरो। और दूसरा सर स्टेट ऑफ मोशन। नहीं, स्टेट ऑफ मोशन फिजिकल स्टेट नहीं है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन,
और मोशन की यूनिफॉर्मिटी वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। मोशन मतलब वेलोसिटी, मोशन यूनिफॉर्म मीन्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट हैं, है ना। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हाउ फास्ट एंड वेयर। हाउ फास्ट मीन्स स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं और वेयर को हम डायरेक्शन कहते हैं। ये दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से फिक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये दो फिजिकल स्टेट है। सर इसको नेचुरल स्टेट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इस स्टेट में अगर कोई बॉडी है तो उसको उसी स्टेट में बना के रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नेट फोर्स बॉडी पे जीरो लग रहा होता है। फोर्स मतलब क्या सर, फोर्स मतलब क्या, अभी समझाएंगे। देखिए नो फोर्स, देखिए क्या लिखा है हमने, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सेम स्टेट। सेम स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। उसको रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं एफर्ट्स लगा के इसको रेस्ट में रख रहा हूं, ऐसा नहीं कह सकते। सर ऐसा तो कह सकते हैं ना सर कि मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसको मैं छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। ये ग्लास इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा। तो इसको मैं रोक के रखा हुआ, बेटा तुमने इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है और उतना ही लगाया जितना नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर तुम्हारी फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है तो बॉडी ऊपर भागेगी ना। हाँ सर लग तो रहा है लेकिन ऊपर नहीं भाग रही, क्यों, क्योंकि उतना ही फोर्स नीचे ग्रेविटेशन लग रहा है। सिंपल सी बात, इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन नीचे से मैंने एक लगा दिया प्लेट। अब ये नीचे क्यों नहीं जा रहा अगर मैं इसको हटा दूं तो नीचे चला जाएगा। अब ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, तो ये जो सरफेस है इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा है और उतना ही लगा रहा है जितना mg नीचे लगा रहा है। सर आपको कैसे पता, अगर मैंने ऊपर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो भाई ऊपर चला जाएगा। ले लगा देता हूं ज्यादा, ले धक्का मार दिया, ले तो जा रहा है ना ऊपर। अब क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और इस प्लेट ने जो ऊपर लगाया वो सेम हो, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसको उसी स्टेट में बना के रखने के लिए नो नेट एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो। एक mg लग रहा था तो ऊपर एक आपका फोर्स लगेगा, उसको रेस्ट में रखेगा। यहां पे देखिए ये बॉडी रेस्ट में, तो आप इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स बताइए कितना लग रहा होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। नेट मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग सकता है लेकिन उसका नेट इफेक्ट जीरो होगा। सर बार बार नेट इफेक्ट जीरो क्यों बोल रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो प्लेट पे आपने बॉल रखा और mg ज्यादा फोर्स लगा रही, भाई अगर mg ज्यादा लगाई तो नीचे जाएगा धीरे धीरे। ये फोर्स का इफेक्ट पड़ता है ना, हाँ सर पड़ता है। तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट क्या डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं, तो फोर्स है ही नहीं। अगर फोर्स होता तो इस पर इफेक्ट करता। तो बॉडी अगर किसी नेचुरल स्टेट में है, दो तरह की नेचुरल स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, हेंस नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सेम स्टेट। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इस पे आपसे पूछे कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बताइए, तो एक बात बताओ बेटा, आप वैसे भी लिंक करो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं सर, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सर जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। 9th क्लास में एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होगा, जीरो। अच्छा, तो बॉडी की दो फिजिकल स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू करना या उस अपने स्टेट को बना के रखना उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, हम नेचुरल स्टेट बोलते हैं। उसके लिए किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नेट एक्सटर्नल एफर्ट्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रो करके फेंक दो और उस पर फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ सरफेस हो, तो अनंत काल तक चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। सर अगर हम किसी बॉल को सरफेस पे फेंक दे तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, हाँ अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो। बॉल थोड़ी देर बाद लुढ़कते लुढ़कते रुक क्यों जाता है, क्योंकि सरफेस पे नीचे होता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है। और फ्रिक्शन ना हो तो अनंत काल के लिए वो चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है सर। तो अब अगर मैं इसके स्टेट को चेंज करना चाहता हूं तो देखिए, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है, कोई बॉडी रेस्ट में है उसको स्टेट ऑफ मोशन में लाना, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाना, तो उसकी स्टेट चेंज।
दूसरी बात, स्टेट ऑफ मोशन में है, तो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इनफैक्ट नॉट स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड और डायरेक्शन सेम है। अब उसके यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करने का मतलब होता है कि स्पीड को बढ़ा दो, स्टेट चेंज हो जाएगी। और उस स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो आपने पढ़ा ना, स्पीड बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देना होता है। एक्सीलरेशन का मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। स्पीड को कम कर सकते हैं तो उसकी स्टेट चेंज होगी, या उसके मोशन से उसको रेस्ट में ला दे, या उसका डायरेक्शन चेंज कर दे। तो ये सब हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके लिए चेंज इन स्टेट क्या हो सकता है वो मैंने समझाया। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे कि कौन करेगा चेंज में स्टेट, स्टेट में चेंज चेंज में स्टेट नहीं, स्टेट में चेंज कौन होगा जो स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो पड़ा रहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में पड़ा रहेगा। स्टेट चेंज करने का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाना, रेस्ट में पड़ा ऑब्जेक्ट उसको मोशन में लाना, उसमें मोशन इंड्यूस करना, पैदा करना। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में मोशन में लाने के लिए क्या करोगे, सो उस पर धक्का लगा देंगे, पुल एंड पुश की जरूरत पड़ेगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड फोर्स। देखिए फोर्स इज नथिंग बट कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। बॉडी को के स्टेट को चेंज करने का वन एंड ओनली वन रीजन है, वो कॉज है, वो है आपका फोर्स। फोर्स इज नथिंग बट पुल एंड पुश। साइंटिफिक नेम गिवन टू पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। ऑब्जेक्ट पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का इफेक्ट होगा कि वो रेस्ट में आ जाए, या इफेक्ट होगा उसकी स्पीड बढ़ जाए, या स्पीड डाउन हो जाए, या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो सर जब हम ये फोर्स लगाएंगे, मान लो एक मार्कर है छोटा सा और मैं हूं, अब मार्कर पे कोई एफ फोर्स लगाया और मेरे पे एफ फोर्स लगाया, क्या दोनों इफेक्ट सेम होगा? नहीं, फोर्स का इफेक्ट तो अलग अलग होगा। तो जब हमने सेम फोर्स लगाया तो स्टेट में सेम चेंज क्यों नहीं आया? जब फोर्स इज नथिंग बट कॉज ऑफ चेंज इन अ फिजिकल स्टेट। दो बॉडी है, मान लो ये स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट है और ये कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ मैंने फोर्स लगाया, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो दोनों में सेम अमाउंट से उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए, लेकिन सेम अमाउंट से स्टेट चेंज नहीं होती है। तो सिर्फ फोर्स पढ़ने से कितना स्टेट चेंज होगा हम पता नहीं लगा सकते। सोचना समझना कि क्यों एक एक करके फिजिकल क्वांटिटी पिक्चर में आई। मान लो मैंने 10 न्यूटन फोर्स इस पे लगाया और इस पे लगाया, क्या 10 न्यूटन फोर्स का दोनों ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट सेम होगा? नहीं सर, दोनों ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि बॉडी की नेचुरल स्टेट था, नेचुरल फिजिकल स्टेट था स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में था। अब जाके उसको आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, उसके स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना चाह रहे हो, तो बॉडी उस चेंज को अपोज करता है, और वो अपोज उतना ही ज्यादा करता है जितना बॉडी के पास मास ज्यादा था। और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट मतलब इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it oppose the cause of change in state. And what is the cause of change in state? What is the cause of oppose the cause of change in state? What is the cause of change in state? Force. इस सर्कल में जो लिखा है cause of change in state, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। तो इनर्शिया किसको अपोज करता है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट क्या है? स्टेट को चेंज करने वाला क्या है? फोर्स। बॉडी कितनी स्टेट होती है? दो, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट क्या है? कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट होता है फोर्स। फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करती है।
और बॉडी के स्टेट को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे मतलब उस पर फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है। उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को नाम दिया है मैंने इनर्शिया। और ये प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। You cannot measure inertia. You cannot measure inertia. You cannot measure inertia. तुम बहुत सुंदर हो तो तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है, तुम कितने सुंदर हो इसको मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हो। मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं, जाके बर्तन धो ले घर में या पढ़ाई कर ले अच्छे से। इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी है। कितनी सुंदर है बता, मैं इतनी सुंदर हूं, कितनी बताते ना, कितनी सुंदर हूं, कितनी सुंदर, तो कह सकते हो कि उससे सुंदर है, इससे कम सुंदर है। तो बॉडी की कुछ क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कंपेयर कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो बॉडी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यू कैनॉट मेजर इनर्शिया, इनर्शिया डज नॉट हैव यूनिट, इनर्शिया डज नॉट हैव यूनिट, डज नॉट हैव यूनिट। बस आप ये पता लगा सकते, यू कैन कंपेयर, ये कंपेयर कर सकते हो किसकी इनर्शिया ज्यादा है, किसकी इनर्शिया कम है, और यू कैन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मास। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। जिस बॉडी की मास ज्यादा है उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, मास कम है उसकी इनर्शिया कम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? असल में क्या होती है इनर्शिया? इनर्शिया वो होती है जो बॉडी को उसी स्टेट में रखने में मदद करती है, उसी स्टेट को उसके स्टेट को बना के रखने में मदद करती है। इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको उसी स्टेट में रहने में मदद करता है, मतलब स्टेट ऑफ चेंज को अपोज करता है, मतलब उसी स्टेट को बना के रखने में मदद करता है। और वो इनर्शिया उतनी ज्यादा होती है जितनी बॉडी के मास ज्यादा होती है उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है। इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया को आप मेजर नहीं कर सकते। आप बस क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसकी इनर्शिया ज्यादा है, किसकी इनर्शिया कम है। अगर दो बॉडी का मास सेम है तो उसकी इनर्शिया सेम होती है। अब इनर्शिया साहब होती कितनी तरह की होती है, इनर्शिया होती कितनी तरह की है? तो देखिए बेटा, इनर्शिया दो तरह की होती है मेनली, क्योंकि स्टेट दो तरह का है तो उस स्टेट को बना के रखने का दो तरह की डिफरेंट इनर्शिया होगी। एक इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में बना के रखने में जो उसकी प्रॉपर्टी मदद करती है उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी जो रेस्ट में है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में चला जाता है। कहते हैं ना कि मान लो कि इनर्शिया सिर्फ फिजिक्स में डिफाइन नहीं होता, इनर्शिया बहुत तरह के होते हैं। जैसे किसी के होने का इनर्शिया, किसी के खोने का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ हैप्पीनेस, इनर्शिया ऑफ लाफिंग। कई बार होता है कि मान लो स्कूल जाते होगे तो या दोस्त के साथ बैठते होगे, एक दोस्त ने कोई जोक सुनाया और 3-4 लोग दोस्त मिलके हम लोग हंसे और चुप हो गए, और एक क्या होता है हंसता रहता है, उसको अरे हो गया अरे हो गया क्या हुआ भाई, हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ लाफिंग में चला गया ये, इसका इनर्शिया टूट ही नहीं रहा, हंसने की इनर्शिया में चला गया, है ना। अपन होली वोली में क्या करते हैं कि थोड़ा सा गीला नशा कर लेते हैं, भांग वाला। भांग सुना है? कोई बात नहीं, इसमें सुना ही होगा ना तुम मत करना, बस ये समझाने के लिए। तो भांग के नशे में क्या होता है साहब कि जब भांग का नशा इंसान कर लेता है तो उसका जो दिमाग का स्टेट होता है वो इनर्शिया को एब्जॉर्ब करता है। अब वो जिस भी स्टेट में चला जाता है ना उसी स्टेट को कंटिन्यू रखता है। जैसे मान लो तुमने भांग खा के सो लिया तो साहब तुम उठोगे नहीं 2-3 दिन तक, और भांग खा के डांस करने लगे तो डांस ही करते रहोगे। कभी सुना है ऐसा, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर देखा है। तो वही तो है इनर्शिया, जिस भी हम स्टेट में चले जाते हैं उसी स्टेट को कंटिन्यू रखने में भांग मदद करता है। अब ये मत बोलना कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ भांग। कई लोग भांग को समझते नहीं होंगे क्या कहते हैं। एक तरह का गीला नशा होता है, वो कई तरह के नशा होता है, सस्ता नशा, सूखा नशा, गीला नशा। तो इनर्शिया, अमाउंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ भांग। कितना भांग खाया इनर्शिया उतनी मजबूत हो गई। अब 2 ग्राम भांग खाया
पिताजी यहाँ 2 थप्पड़ मारे, इनर्शिया टूट गया। इनर्शिया टूट गया। हाँ ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, बहुत होली खेल लिया। अब साहब तुमने 20 भांग उसमें दूध में मिला के देते हैं, शिवरात्रि या होली में लोग सेवन करते हैं, इसका भगवान का प्रसाद मान के, भोले बाबा का प्रसाद है वैसे भांग, है ना, भोले बाबा का प्रसाद है। 20 गिलास भांग पी लिया, 20 गिलास भांग पी लिया। आ रहे उधर पिताजी, क्या हाल है चचा, आओ। अब पिताजी कोई चचा बोल रहे, तुम आओ चचा डांस करते हैं। चचा 2 थप्पड़ दिए, अरे चचा मज़े आ रहे डांस करो। हम बोलते हैं चचा आओ घर पे शाम को हम बताते हैं तुमको कौन चचा है। तो ये इनर्शिया होता है, हम मतलब भूल जाते हैं कि सामने कौन है, कैसा है, किस लिए हम भूल जाते हैं, हम इनर्शिया ऑफ मस्ती में चले जाते हैं। अब मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा, बहुत दिन से आप किसी के होने की इनर्शिया में थे, किसी के होने की इनर्शिया में थे, और अचानक से वो कहीं जा रही या तुमसे रिश्ता तोड़ रहा, तो तुम्हें दुख क्यों होता है? कभी सोचा है दुख क्यों होता है? तो एक्चुअल में तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक हो रहा होता है। जब तुम्हारा टाइम होता है कि शाम को 6:15 पे मैं फ़ोन करूंगा, अब वो 6:15 पे तुम उसको फ़ोन नहीं कर सकते, तो 6:15 पे तुम करोगे क्या? तुम वो काम नहीं करोगे जैसा तुम पहले करते आ रहे थे। तो तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक हुआ, और जब इनर्शिया ब्रेक हुआ तो दिल में दर्द होता है। तो किसी के होने का इनर्शिया खत्म हो रहा, जैसे तो वो तुम्हारे लाइफ में था, तो तुम्हारा कुछ रूटीन था, डेली रूटीन था, अब वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है, तो तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक हो रहा है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता उसके होने से और जाने से। तुम्हारा असल में दिक्कत क्या है? तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक हो रहा है। और इनर्शिया जब ब्रेक होता है ना, तो जो बॉडी होती है वो उसको अपोज करता है, कहता है नहीं मुझे वही चाहिए जो पहले था। शायद तुम लोग फील करते हो इस बात को या नहीं करते हो कि जब हम लोग, जैसे मैं तो नाना जी के यहाँ ही पढ़ा हूँ, जब हम लोग नाना जी के यहाँ जाते थे तो बहुत खुश होते थे, वापस आते समय बहुत दुखी होते थे, क्योंकि वो मस्ती जो हमने किया है 2-3 महीने, लगता था कि अब जाना पड़ेगा स्कूल, बहुत दिक्कत होगी। तो हर एक चीज़ का इनर्शिया होता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि आज ना एक काम करो, शाम को रात में बैठो 10 बजे पढ़ने और सुबह 4 बजे तक पढ़ो। तुम बोलोगे हाँ पढ़ लेंगे, फिर बोलो नहीं, एक दूसरा ऑप्शन और है कि 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना। तो इसमें 90% मना कर देंगे लोग। क्यों? क्योंकि अभी तुम जगे हुए हो, जगे हुए का इनर्शिया है, तुम आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन एक बार तुम सो जाओगे तो मॉर्निंग में क्या होगा, तुम्हारे इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग में चले गए। उस इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग को ब्रेक करके उठना पड़ेगा और जग के फिर पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। इनर्शिया को ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनर्शिया एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो उसको प्रीवियस स्टेट में बना के रखना चाहता है। समझ में आया कि नहीं है? तो फिजिक्स में 2 इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है बॉडी जो रेस्ट में था उसको रेस्ट में बना के रखने की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी यूनिफॉर्म मोशन की इनर्शिया होती है। यूनिफॉर्म मोशन की इनर्शिया को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ स्पीड और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी इनर्शिया होती है, बॉडी एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो बॉडी अपोज करेगी उस चेंज को, और जिसकी इनर्शिया ज्यादा है उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी इनर्शिया को ब्रेक करने में ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता क्या क्या है, इस पे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि पड़ोसी से लड़ाई हो गया, अब तू लाया बंदूक खरीद के कि मैं बंदूक बुलेट फायर करूंगा और पड़ोसी का ग्लास तोड़ दूंगा। अब तूने बंदूक चलाया, अब ये बहुत हाई वेलोसिटी से जाएगा और बहुत लेस टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट इज वेरी लेस, कांटेक्ट इज वेरी लेस। तो ये यहां पे एक शार्प होल करके निकल जाएगा और आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके पड़ोसी के साथ क्या हुआ। जो बुलेट है बहुत हाई स्पीड से आएगा, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो आया और जिस पॉइंट पे बुलेट पड़ा उस पॉइंट के ग्लास के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके चला गया, और जो आसपास के मॉलिक्यूल थे वो रेस्ट में थे, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में रहना चाहते थे, और इतने कम समय में ये बुलेट आया और इनके पड़ोसी को लेके चला गया। इनको बाद में पता चलेगा कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या हुआ। टाइम ऑफ कांटेक्ट इतना कम था कि पास वाले मॉलिक्यूल का इनर्शिया ब्रेक नहीं हुआ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था और रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहता था। अच्छा हाँ, अब मान लो तुमने बॉल
बॉल लिया और दीवार ग्लास पे दे मारा, तो इसकी वेलोसिटी कम है, ये जाएगा दीवार पे चिपकेगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट इसमें लार्ज होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट इसमें क्या होगा, कांटेक्ट क्या होगा, लार्ज होगा। ये थोड़ी देर तक चिपकेगा, इसके इनर्शिया को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो इस इंस्टेंट पे ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा अगर मैं किसी ग्लास पे बुलेट फायर कर दूं तो ग्लास पे शार्प होल हो जाता है, लेकिन मैं बॉल को थ्रो कर दूं तो ग्लास ब्रेक हो जाता है, ऐसा क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। एक बहुत बढ़िया सवाल लेके आओ, देख लो, एक रस्सी है, उस रस्सी से बॉल अटैच किया और रस्सी को रूफ पे मैंने हिंज कर दिया, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बॉल बांधा, फिर रस्सी के बॉल के दूसरे पॉइंट पे, ये बॉल है तुम्हारा, बॉल के दूसरे पॉइंट पे एक और स्ट्रिंग बांधा पॉइंट सी पे, और नीचे से लोअर एज को पकड़ के खींच रहा हूं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सडनली और स्लोली। अगर मैं सडनली खींच दूं पकड़ के तो स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम, स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम, स्ट्रिंग कहां से टूटेगा? अगर मैं अचानक से खींच दूं तो स्ट्रिंग कहां से टूटेगा? एंड स्लोली, धीरे 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 मैं खींचूं तो स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम, स्ट्रिंग विल ब्रेक, कहां से टूटेगा? पोजीशन बताना है आपको कि कहां से टूटेगा स्ट्रिंग। अगर इसको मैं पकड़ के अचानक से खींच देता हूं और धीरे धीरे खींचता हूं, देखो किसी भी बॉडी के इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो या इनर्शिया ऑफ मोशन हो, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगता है। मान ले तेरा ब्रेकअप हो गया तो एक दिन तो तू बहुत रोएगा, अगले दिन थोड़ा कम रोएगा, उसके अगले दिन थोड़ा और कम रोएगा। क्यों? क्योंकि तेरी इनर्शिया अचानक से जिस दिन ब्रेक हुआ उस दिन दुख ज्यादा होगा। अब उस इनर्शिया को तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है ना। तो जिस इनर्शिया में होते हो, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हो, तो उस इनर्शिया को ब्रेक करके मोशन में आने में थोड़ा समय लगता है ना। नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है, दूसरे स्टेट में जाने में थोड़ा समय लगता है। यहां पे ये जो बॉल है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। किसमें बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। रेस्ट में रहना उसका एक नेचुरल स्टेट है और उस स्टेट को बना के रखना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इसलिए हमने डिफाइन कर दिया इस इनर्शिया को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। अगर मैं इसकी इनर्शिया को ब्रेक करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पकड़ रहा हूं रस्सी, अब अचानक से पकड़ के मैंने जोर से खींच दिया, सडनली बहुत अचानक से मैंने तेज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया, तो यहां पे बहुत शार्प जर्क आ जाएगा। जर्क मतलब बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स इन हाई अमाउंट ऑफ फोर्स इन ए स्मॉल टाइम पीरियड। अब ये रेस्ट में था, अभी ऊपर वाले स्ट्रिंग को पता ही नहीं चलेगा नीचे क्या हुआ, अचानक से इसमें शार्प जर्क आएगा और इतना ज्यादा फोर्स सी पे बढ़ जाएगा कि सी से रस्सी टूट जाएगा। स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम पॉइंट सी। लेकिन इस इंस्टेंट पे अगर मैं फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, स्लोली अमाउंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, स्लोली धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहां से फोर्स जो एक्ट हो रहा है इस इनर्शिया को ब्रेक करके इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इसको इनर्शिया ऑफ मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे फोर्स कहां ट्रांसमिट होगा? ऊपर। मतलब यहां पे फोर्स लगा के खींचूंगा तो इस फोर्स का इफेक्ट यहां भी तो पड़ेगा, लेकिन यहां पे फोर्स का इफेक्ट जाने से पहले ये बॉल बीच में अटैच था। बॉल क्या था? बीच में अटैच था और बॉल था रेस्ट में। तो ये रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहता था। अचानक से फोर्स लगा दिया, बॉल को पता नहीं चला नीचे वाले रस्सी के साथ क्या हुआ, रस्सी टूट जाएगा, ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बॉल के इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। स्लोली करोगे तो इसकी स्लोली स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करोगे तो ये वाला अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर बढ़ेगा। और वैसे भी यहां पे देखो इस स्ट्रिंग में बॉल का वेट की वजह से टेंशन होगा और तुमने जो फोर्स लगा दिया वो भी टेंशन यहां ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ए पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा। स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम पॉइंट ए। स्ट्रिंग कहां से टूट जाएगा? ए से टूट जाएगा। बहुत ही जोरदार सवाल है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। मान लीजिए आप बस में थे और इनिशियली बस था रेस्ट में, तो आपकी पूरी बॉडी बस के सरफेस में होने की वजह से, बस का सरफेस अगर रेस्ट में तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है सर, मेरी पूरी बॉडी रेस्ट में, बस का ये वाला सरफेस कहां है? रेस्ट में। तो पैर तुम्हारा क्या होगा? रेस्ट में। दोनों पैर रेस्ट में, तुम्हारी ये बॉडी रेस्ट में, हाथ रेस्ट में, शकल रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में। ठीक है। अचानक से ड्राइवर ने कार को मूव करा दिया, हम इंजन स्टार्ट किया एंड स्टार्ट्स मूविंग, कार इज स्टार्ट मूविंग। अब कार जैसे ही रेस्ट से मोशन में आया, रेस्ट से मोशन में आया, मतलब कार मोशन में, आदमी मोशन में नहीं है, कार मोशन में है, मतलब कार का इंजन मोशन में आया, कार की फ्रंट बॉडी मोशन में आई, कार की सरफेस मोशन में आ गया।
अब कार के सरफेस से इंसान का कौन सा पार्ट डायरेक्टली अटैच है? उसका हाथ? नहीं सर, उसकी पैर। उसका पैर बीच में खड़ा था ऐसे हीरो बन के, शक्तिमान बन के, उसका पैर अटैच था। तो अचानक से कार का सरफेस मोशन में आ गया, मतलब कार आगे मूव करने लगा और कार के सरफेस के साथ आदमी का पैर अटैच था, तो पैर भी मोशन की वजह से आगे जाएगा। समझना, इंसान के पूरी बॉडी का कौन सा हिस्सा बस से अटैच्ड है? बस नहीं, बस लिखना था, सॉरी, इंसान का सर पैर। अब इंसान का पैर बस के सरफेस से अटैच था, बस का सरफेस मोशन में आ गया तो इंसान का पैर मोशन में आ गया, लेकिन उसकी ऊपर वाली जो बॉडी थी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। किसमें था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। और बॉडी जिस इनर्शिया में होता है उसको कंटिन्यू रखता है ना, कंटिन्यू रखने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वो पूरी बॉडी, ऊपर का बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा, मतलब शकल यहां रहेगा, इसका गर्दन यहां होगा और पैर आगे चला जाएगा। तो सर ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन पैर को बस का सरफेस चिपक के होने की वजह से आगे ले जाएगा, तो पैर आगे, आदमी की पूरी बॉडी पीछे, मतलब आदमी कहाँ गिर जाएगा? पीछे की तरफ। इसीलिए हम अगर बस में खड़े होते हैं और ड्राइवर अचानक से बस को भगाना शुरू करता है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि बस के सरफेस के साथ हमारा पैर आगे चला जाता है, हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे छूट जाती है, तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आदमी है, बस मोशन में है, तो बस की फ्रंट सरफेस कितने वेलोसिटी चल रहा है? v से। बस का व्हील कितने जा रहा है? v से। बस का सरफेस कितने जा रहा है? v से। अब यहाँ पे मैन खड़ा है, तो मैन का पैर और बस की सरफेस दोनों एक साथ चिपके हुए हैं। बस का सरफेस अगर v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो आदमी का पैर भी v से आगे जा रहा है। आदमी की पूरी बॉडी v वेलोसिटी से आगे जा रही है, आदमी की पूरी बॉडी v वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है सर, तो आदमी हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन में। ये बहुत समय से, ऐसा नहीं कि अभी मोशन में है, ये बहुत समय से मोशन में था, तो आदमी की पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में थी। अब अचानक से बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और बस को रोकने की कोशिश करी। बस को रोकने की कोशिश करी तो जैसे बस में ब्रेक लगेगा, बस की रफ्तार कम हो जाएगी, बस के सरफेस की रफ्तार कम हो जाएगी। बस के सरफेस की रफ्तार कम हो गई, मतलब इसकी रफ्तार कम हो गई, तो इसका पैर, आदमी का पैर बस के सरफेस के साथ चिपका हुआ है, तो आदमी का पैर तो बस के सरफेस के साथ चिपका ही रहेगा, लेकिन आदमी की जो ऊपर बॉडी, हाँ, बस के साथ चिपका रहेगा और आदमी के पैर की स्पीड कम हो गई क्योंकि बस के सरफेस की स्पीड कम हो गई। ब्रेक लगाने से स्पीड कम, तो बस के सरफेस की स्पीड कम, और बस के सरफेस के साथ आदमी का पैर चिपका है तो पैर रुक जाएगा। लेकिन आदमी की जो अपर बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगा। किस में रहेगा बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगा, और उसके वजह से आदमी कहां गिरेगा? आगे की तरफ। आदमी कहां गिरेगा? आगे की तरफ। पैर तो बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया है, बस का सरफेस रेस्ट में आया तो आदमी का पैर भी रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी जो मोशन में थी अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। पहले मोशन में था तो मोशन में पड़ा रहना चाहता है, तो अपनी इनर्शिया को कंटिन्यू रखेगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। जैसे मान लो कि चलते हुए बस और ट्रेन से कभी उतरे हो? हम लोग तो हमेशा जब जाते थे दोस्तों के साथ कहीं घूमने, है ना, गांव से निकले, ट्रेन में चढ़े और ट्रेन चल रही, अब अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकने वाली होती थी, उससे पहले ही हम लोग ट्रेन से उतर जाते थे। तुम कभी उतरे हो? सर हम तो ऑटो में बैठे, रिक्शा में बैठे हैं सर, रिक्शा से उतर जाते सर चलते चलते। नहीं उतरा है तो उतर जाना। या फिर चलते हुए ट्रेन में चढ़ना, क्योंकि मान लो पैसेंजर ट्रेन में सीट नहीं मिलता था। अब मुंबई लोकल में तुमने देखा होगा कि जैसे ही ट्रेन आती है स्टेशन पे और स्लो होती है उससे पहले ही लोग उसमें चढ़ने लग जाते हैं, रुकने से पहले ही उसमें चढ़ने लग जाते हैं, या ट्रेन कहीं रुक रही उससे पहले ही उसमें लोग उतरने लग जाते हैं। तो मान लो तुम यहाँ पे हो, आओ मैं तुम्हें ट्रेन से उतरना सिखाता हूँ। चलती ट्रेन से कैसे उतरे ध्यान से सीखिए। ट्रेन कहाँ चल रही? आगे की तरफ, और धीरे धीरे ट्रेन स्लो हो रहा है ना, रुकने वाली है, लेकिन तुम्हें चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरना है। तो जैसे ही तुम नीचे उतरोगे तो कोशिश करो कि नीचे उतरते ही पीछे भागने की कोशिश करो, इधर भागने की कोशिश करो। ट्रेन अगर आगे जा रही है तो अपना पैर नीचे रखो और पीछे की तरफ भागने की कोशिश करो। इससे तुम सुरक्षित तरीके से आराम से ट्रेन से उतर जाओगे। सर हम तो ट्रेन से उतर जाएंगे, लेकिन हमारा मुंह, नाक, कान का जो शक्ल खराब होगा ना सर, कैसे? तो सर अगर हम इस ट्रेन से उतरें
ट्रेन पे हम पहले से खड़े थे, ट्रेन की वेलोसिटी भी, ट्रेन के सरफेस की वेलोसिटी भी, हमारे पैर की वेलोसिटी भी, हमारी बॉडी की वेलोसिटी भी, हमारे हाथ की वेलोसिटी भी, हमारे मुंडी की वेलोसिटी भी, मतलब हम इनर्शिया ऑफ मोशन में। हम किस में हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन में। और जैसे ही हम उससे उतरेंगे तो ग्राउंड तो रेस्ट में है, हाँ सर ग्राउंड रेस्ट में है, और ग्राउंड पे हम अपने पैरों को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में आगे की तरफ है। इनर्शिया ऑफ मोशन में आगे की तरफ है, मतलब पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करोगे और पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में आगे की तरफ है। मतलब पूरी बॉडी आगे जाना चाहती है और तो तुम पैर को पीछे ले जाओ, मतलब जोरदार ही इसमें कपल मिलेगा। और ये कपल से ऐसे गिरोगे नाक चिपक जाएगा, एकदम बिना नाक का इंसान बन जाएगा। सोचिए कितना जबरदस्त है। पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में रहना चाह रही, मतलब पूरी बॉडी अपने आप। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जब हम किसी मूविंग फ्रेम से चीज़ों को ड्रॉप करते हैं तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट शेयर कर लेती है। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो ऐसे समझ, मैं तुम्हारी मुंडी पकड़ के जमीन पे रख रहा हूं, बस ट्रेन मूविंग है वी वेलोसिटी से, मैं वहां पे खड़ा हूं एमआर, ये रहा एमआर तुम्हें पकड़ के नीचे रख रहा, मतलब ड्रॉप कर रहा हूं मैं, ट्रेन से बाहर ड्रॉप कर रहा हूं। ट्रेन से उतरना मतलब यही हुआ। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से तुम ट्रेन की जो वेलोसिटी थी वो कॉपी करके नीचे उतरोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अब जैसे तुम नीचे जाओगे तुम्हारी पूरी बॉडी किस तरह की इनर्शिया में? मोशन की इनर्शिया में। पूरी बॉडी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है, मतलब पूरी बॉडी की वेलोसिटी भी आगे है। ऐसे समझो, पूरी बॉडी की वेलोसिटी भी आगे है, तो वी वेलोसिटी तुम्हारी बॉडी आगे जाना चाह रही है और तुमने ग्राउंड पे पैर रखा और अपने पैर को पीछे ले जाना चाहा, मतलब पैर पीछे और पूरी बॉडी आगे, जोरदार कपल मिलेगा और ऐसे गिरोगे ना कि कभी चलती ट्रेन की तरफ देखोगे नहीं, उतरना तो छोड़ दो। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि चलते हुए ट्रेन से अगर आप उतरे, सर आपने तो सजेस्ट किया था अभी तो मैं खेल रहा था तेरे साथ, चलते हुए ट्रेन से उतरे तो रुकने की भी कोशिश ना करें। चलते हुए ट्रेन से उतरे तो आपकी जो अपर बॉडी है, ये पूरी बॉडी, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वी वेलोसिटी में पहले से है। और अगर आप अपने पैर को ग्राउंड के साथ चिपका लेंगे, रेस्ट में रख लेंगे, तो भी आपकी पूरी बॉडी आगे जाना चाहेगी, आप आगे गिर जाएंगे। तो जैसे आप ट्रेन से उतरे तो अपने पैर को भी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ रनिंग में ले आए। तो जैसे तुम ट्रेन से पीछे उतरते हो और धीरे धीरे आगे चलो। और देखना तुम देखना या देखे होगे कि जैसे ही कोई भी बस या ट्रेन से उतरता है तो अपने पैर को, अपनी बॉडी को उसी डायरेक्शन में भगाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि पूरी बॉडी तुम चाहो ना चाहो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे जाना चाहेगी। तो इसी में तुम्हारा भलाई है कि तुम उतरो और इसके इनर्शिया को कंटिन्यू रखने की कोशिश करो। धीरे धीरे इनर्शिया खत्म करो। क्या करो? धीरे धीरे इनर्शिया खत्म करो। ये इनर्शिया ऑफ मोशन था। ये देखो, एक मैंने कार्ड लिया, ये ग्लास है, ये ग्लास है, और कार्ड के ग्लास के सरफेस पे मैंने कार्डबोर्ड रख लिया, ऊपर में एक कॉइन रख लिया। अब इस कार्ड को मैं सडनली खींच लूं, सडनली कार्ड को मैंने खींच लिया तो कॉइन कहां जाएगा? और अगर मैं स्लोली खींचूं तो कॉइन कहां जाएगा? अगर मैं स्लोली धीरे धीरे कार्डबोर्ड को धीरे धीरे खींचूं तो क्या कॉइन इस कार्डबोर्ड के साथ आगे आएगा? अगर मैं सडनली खींचूं तो क्या कॉइन कार्डबोर्ड के साथ आएगा कि ग्लास में गिर जाएगा? ये दो सवाल ए और बी, सडनली और स्लोली के केस में आंसर लिखना है। कॉइन कहां जाएगा? कार्डबोर्ड के साथ आएगा कि ग्लास में फॉल कर जाएगा? आपको जवाब देना है ना? दो अलग अलग केस में दो अलग अलग आंसर। अब छोटे छोटे सवाल इनर्शिया पे बेस्ड पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाई डज द हॉर्स राइडर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ हॉर्स एट अ फुल ग्लोब्स स्टॉप सडनली? ये क्या लिख दिया है? एट अ फुल स्पीड बोल लो या कोई अंग्रेजी होगा, मुझे तो नहीं आता, इसको इग्नोर करो, तुम तो ये देखो बस। Why does the horse rider falls forward when horse at a full stop when a horse stops suddenly? सीधा सीधा मतलब ये है कि जब अचानक से हॉर्स रुक जाता है, किसी भी वजह से हॉर्स रुक जाता है, तो ये जो हॉर्स राइडर है आगे की तरफ क्यों गिर जाता है? तो इसका जवाब बहुत छोटा सा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब होगा क्या देखना, यहां पे समझने की कोशिश करो। बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, क्यों? मुझे पता है। सुनो,
हॉर्स की बॉडी मोशन में है, हाँ सर मोशन में, तो हॉर्स पे बैठा है ये रनर, तो ये वाला पोर्शन रनर का पैर हॉर्स की बॉडी के साथ चिपका है और मुंडी ऊपर है। अब हॉर्स मोशन में, राइडर भी मोशन में, वो राइडर की पूरी बॉडी मोशन में, अचानक से हॉर्स रुका, तो इंसान की जो बॉडी है, राइडर की जो बॉडी है कांटेक्ट में, हॉर्स के रुकने से वो रुक जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से चिपका हुआ है, तो ये रुक जाएगा और ये मुंडी मोशन में होगा, तो ये पूरी बॉडी मोशन में, नीचे रुक गया, ये मोशन की वजह से आगे गिर जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है। गिव रीजन फॉर द स्टेटमेंट दैट द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल्स थ्रोन आउट मड इफ एनी टेंजेंशियली। Give reason for the statement that the rotating wheel of any vehicle throw out mud if any tangentially। देखो क्या होता है कि व्हील जा रहा है, अचानक से कहीं कीचड़ है या मड है, तो जब मड के अंदर फंसता है तो ये व्हील है, ये व्हील है या मड के अंदर फंसता है, तो ये मड क्या होता है, कीचड़ क्या होता है, इस पर चिपक जाता है, और जब ये व्हील ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, तो ये बाहर की तरफ टेंजेंशियली निकल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। जैसे इसमें चिपक गया, तो इस चिपक गया तो व्हील मोशन में था, तो ये भी मोशन में जाना चाहेगा, है ना, तो इसको चिपका के मोशन में लाना चाहेगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में मोशन में आ गया। अब व्हील तो इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहेगा, ऐसे समझना, अच्छे से समझना, मैं बताता हूं। जैसे देखो ये व्हील है तुम्हारा, ये व्हील है, अचानक से किसी सरफेस पे आया तो इस पे मड के जो कीचर्स है ना वो चिपक गए। अब चिपक गए तो ये अभी ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में मोशन में था, किस डायरेक्शन में जा रहा था, पीछे की तरफ, तो इसमें पीछे की तरफ एक इनर्शिया ऑफ मोशन इनबिल्ट हो गया। कीचड़ यहाँ है ना साहब, तो यहाँ पे कीचड़ चिपका इस पे, और अभी किस तरफ जा रहा था ये व्हील का पार्ट, टेंजेंशियली पीछे की तरफ, तो मड में जो इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा वो किस डायरेक्शन में आया, पीछे की तरफ आया। अचानक से व्हील का डायरेक्शन चेंज होगा, मोशन अब इस तरफ जाएगा। अब पहले तो जो कीचड़ का पॉइंट था वो रेस्ट में था, वो कहां था, रेस्ट में था, वो इसमें चिपका और इनर्शिया ऑफ मोशन में पीछे आ गया, तो वो पीछे जाना चाहेगा, लेकिन तुरंत से डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसलिए मड टेंजेंशियली पीछे निकल जाता है। थ्रोन आउट मड इफ एनी टेंजेंशियली, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में पीछे चला जाता है। देखो क्या है कि पहले मड का जो कीचड़ का जो पॉइंट है वो सारे कैसे हैं, रेस्ट में हैं। अब ये व्हील के साथ चिपका, व्हील की डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर, इधर, तो जिस तरफ वेलोसिटी है उसके इनर्शिया में चला गया, तो पीछे जाना चाह, क्योंकि व्हील ही पीछे जाना चाह रहा है, तो मड चिपका और पीछे जाना चाह, लेकिन जो व्हील है वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन तुरंत से चेंज कर लिया, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो मड है वो पीछे जाना चाहता है, लेकिन व्हील अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया, तो जो मड का पॉइंट हो कीचड़ होगा वो टेंजेंशियली ऐसे जैसे हम अपन क्या करते हैं कि साइकिल की व्हील को नीचे फंसा दे और उसको पैडलिंग करते हैं, तो अचानक से ऐसे घूमता है तो पानी पीछे की तरफ भागता है, देखा है तुमने कभी? तुम एक काम करो, साइकिल के पिछले वाले पहिए को ना किसी गड्ढे में जहां पे पानी वहां पे फंसा दो, कुछ मत करो, पानी मड में डाल दो, पानी में फंसा दो और व्हील को ऐसे ऐसे घुमाओ, पैडलिंग को घुमाओ, तो क्या करेगा, पानी के अंदर जाएगा और पानी को टेंजेंशियली पीछे की तरफ फुहारा मारते हुए ले जाएगा, तो पानी व्हील के साथ चिपक के घूमेगा थोड़ी ना। अब ये व्हील का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो जब कांटेक्ट में आया तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में पीछे जाने की तरफ था। अब थोड़ी देर बाद जैसे जाते इसका इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, लेकिन ये तो पीछे जाने की इनर्शिया में था, तो पीछे निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज एन एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। अच्छा, बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। अब ऐसे सोचो, लॉन्ग जंप लेने के लिए उसको मोशन की इनर्शिया में रहना पड़ेगा, मोशन की इनर्शिया में रहना पड़ेगा। अब कोई भी एथलीट्स, चाहे वो कितना भी तिस्मार का क्यों ना हो, उसको बोलो कि तू यहां पे खड़े हो यार, यहीं से कूद, तो ज्यादा दूर तक नहीं कूद पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी रेस्ट में है, उसकी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, उसके इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा और रिजल्ट कम आएगा, तो पीछे से चलता हुआ आता है, मतलब पूरी बॉडी को पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में लाता है, फिर वो कूदता है। मान लो एक बॉलर है, फास्ट बॉलर, वो इतना लंबा रनिंग लेके क्यों आता है, उसको बोलो कि तू यहाँ खड़ा हो जा और बॉल पकड़ ऐसे फेंक, बॉल पकड़ ऐसे फेंक, तो देखना यहाँ पे समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मान लो फास्ट बॉलर रेस्ट में यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी बॉडी रेस्ट में, हाथ रेस्ट में, बॉल पकड़ा वो रेस्ट में, अब यहाँ से घुमाया और सीधा ऐसे फेंक दिया, तो बॉल ज़्यादा रफ्तार से नहीं जा पाएगा। अब जब एथलीट्स बॉल को पकड़ के
बॉल को, मतलब बॉलर, फास्ट बॉलर बॉल को पकड़ के दौड़ता है, तो उसके दौड़ने से उसकी बॉडी मोशन में आ गई, उसकी बॉडी मोशन में आ गई तो उसके हाथ में जो बॉल है उसके पास एक मोशन आ गया, मतलब बॉल पहले वी वेलोसिटी से चल रहा है। सोचो, मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ही सोच के मजे आ रहे हैं। हम तो क्रिकेट देखते हैं ना, तो उसको फील करने की कोशिश करो कि एक फास्ट बॉलर बहुत लंबा रनअप लेके क्यों चलता है। वो अपनी बॉडी को मोशन में लाना चाहता है, नहीं, कौन चाहता है अपनी बॉडी को कस देना, वो तो बॉल को मोशन में लाना चाहता है कि बॉल को बहुत फास्ट फेंकना है, मतलब बॉल की मोशन बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है कि यहाँ पे बॉल को पकड़ता है और पूरी बॉडी को मोशन में लाता है ताकि इस बॉल को वी वेलोसिटी मिले। अब पूरी बॉडी मोशन में आ गई वी वेलोसिटी से, तो बॉल के पास भी एक मोशन आ गया वी, पहले से बॉल वी वेलोसिटी से भाग रहा है। अब भागते हुए चीज से जिस इंस्टेंट पे बॉलर बॉल को थ्रो कर रहा था उसी इंस्टेंट पे बॉलर की वेलोसिटी कुछ वी थी आगे, तो बॉल की वेलोसिटी कुछ वी आगे थी। अब जब हाथ से उसने फेंका तो उसने वी नॉट वेलोसिटी कुछ एक्स्ट्रा दिया, तो अब बॉलर के हाथ से जो बॉल जाएगा, बॉलर की पहले जो वेलोसिटी वी नॉट थी, जो भी थी वी ऑफ मैन, जो भी मैन बॉलर था उसकी बॉडी की वेलोसिटी वीएम थी, तो हाथ की वेलोसिटी वीएम थी, तो बॉल उसके हाथ से निकलने से पहले ही वीएम वेलोसिटी रख रहा था और उसने कुछ और वी नॉट वेलोसिटी दिया, इतने वेलोसिटी से बॉल आगे गया। अब बॉलर रेस्ट में हो या मूविंग हो, उसकी जो औकात है बॉल फेंकने की वो तो फिक्स रहेगी। सोचना, कंट्राडिक्शन नहीं है, मेरी बात सुनना अच्छे से। बॉलर रेस्ट में हो या मोशन में, बॉल थ्रो करने की उसकी जो औकात है वो तो वी नॉट है। वो रेस्ट में होगा तो भी वी नॉट से फेंकेगा और मोशन में होगा तो भी वी नॉट से फेंकेगा। लेकिन जब वो रेस्ट में है और बॉल को वी नॉट से फेंका तो बॉल वी नॉट से जाएगा। लेकिन अगर वो मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो बॉल पकड़ के भाग रहा, वो भाग रहा वी से तो बॉल भी भाग रहा वी से और उसने वी नॉट से फेंका, तो नेट वेलोसिटी उसको मिलेगी वीएम प्लस वी नॉट। तो Why does an athlete run some distance before taking a long jump? बताओ क्यों? क्योंकि अपनी इनर्शिया को ब्रेक करके अपनी पूरी बॉडी को मोशन में लाना चाहता है। तो जंप करने से पहले उसकी पूरी बॉडी वी नॉट वेलोसिटी से आगे चल रही थी और अब वो जंप करके कुछ एफर्ट्स मारेगा तो एफर्ट्स ज्यादा डबल हो जाएगा। Can a body remains at rest position when external forces are acting on it? When external forces are acting on it, yes. If external force is acting but net external force is zero, मतलब बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग। बैलेंस फोर्स भी तो एक्सटर्नल फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग मतलब ये एक बॉल है, इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा है, इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा है, अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट पोजीशन, है ना। एंड एथलीट्स डज नॉट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द बीनिंग लाइन ड्यू टू, जब एथलीट्स आजकल चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक में देखा होगा मान लो बिनिंग लाइन है और यहां से एथलीट्स दौड़ना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया, उसको लग रहा मैं जीत रहा हूं, तो यहां पे आके वो चीयर अप नहीं करने लग रहा था, ये दौड़ रहा, जैसे उसकी फिनिशिंग लाइन कंप्लीट हुआ रुक गया, आया मैं जीत लिया, ऐसा नहीं होता है। वो दौड़ता हुआ आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो उसकी जो बॉडी थी, उसका जो पैर था ग्राउंड पे, वी वेलोसिटी से आगे जाना चाह रहा था, उसकी जो मुंडी है वो भी वी वेलोसिटी से आगे जा रही है, बॉडी भी वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। अचानक से विनिंग लाइन पे अपने बॉडी को फ्रिक्शन से, पैर को फ्रिक्शन से रोक लिया, तो पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में था, कोशिश करके पैर को रोक लेगा, लेकिन इसका क्या करेगा, मुंडी का, बॉडी का, वो तो वी वेलोसिटी से आगे जा रहा था, उसको तो पकड़ के किसी ने नहीं रोका, वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा। अगर एथलीट्स फिनिशिंग लाइन पे आके रुक के चीयर अप करने लगे तो आगे गिर जाएगा धड़ाम से और मुंडी नाक कान फूट जाएगा। तो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को धीरे धीरे खत्म करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन को धीरे धीरे ब्रेक करता है। When an object is at rest, force is required to keep it in rest state. When an object is at rest, force is required to keep it in rest state. नहीं, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता है, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये तो गलत हो गया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उस पर नेट कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा हो। मान लो m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और रेस्ट में है तो नीचे लग रहा होगा mg और सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा जो इसको बैलेंस करके रखेगा। लार्ज नंबर ऑफ फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन इट विच बैलेंस ईच अदर, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गई। When an object is at rest, तो हो सकता है बहुत सारे फोर्स लग रहे हो लेकिन सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इफ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, समझना बहुत अच्छे सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। फोर्स ऑफ
कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, फोर्स कांस्टेंट ऐसा नहीं बोला, कांस्टेंट फोर्स है, मतलब सॉरी कांस्टेंट फोर्स ऐसा नहीं बोला, लिखा है फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब जो फोर्स का अमाउंट है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। एक्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, देन इट इज, पक्की बात है मोमेंटम यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम बदल जाएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा नहीं क्योंकि फोर्स लगा है तो वेलोसिटी तो चेंज होगा, इन फोर्स है तो एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी चेंज है। स्पीड इज यूनिफॉर्म, ए करेक्ट हो सकता है। कैसे, समझने की कोशिश करो। मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस, इधर फोर्स लग रहा, जिधर फोर्स लग रहा उधर एक्सीलरेशन हो रहा, और ऑब्जेक्ट की मोशन इधर हो रही, तो यूसीएम में यही तो होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा सेंटर की तरफ, एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो एक्सीलरेशन कर क्या रहा है, इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स सेम हो जाएगा, स्पीड उसका यूनिफॉर्म है। देखो फोर्स का या एक्सीलरेशन का दो काम होता है, स्पीड चेंज करना या डायरेक्शन चेंज करना। तो ऐसे समझो, मान लो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा और इधर एक्सीलरेशन लग रहा है या इधर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होगी और दूसरा कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये एक्सीलरेशन बोलो फोर्स बोलो एक ही चीज होता है बेटा। तो एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट, एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा और एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट स्पीड को चेंज करेगा। तो मान लो कि ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, लिखा भी है फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन, हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो स्पीड तो कभी चेंज हो ही नहीं पाएगा। तो आप कह सकते हो स्पीड में भी यूनिफॉर्म, और इसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हाट डज मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब बच्चा समझता है रेस्ट, तो मैं अभी समझा देता हूं। इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन रेस्ट, डज नॉट मीन बॉडी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट लिखना बहुत जरूरी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग सकता है बट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये दो स्टेट होती है बॉडी की, नेचुरल स्टेट है ये। बच्चा यहां पे हमेशा गलती करता है, बच्चा कहता है कि इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट में, नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो लग रहा। नेट फोर्स जीरो के दो मतलब है, या तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। इट मस्ट बी एट रेस्ट, देखो गलत है ये, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, गलत है ये। इट्स नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो, यस ये सही है, नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो। मान लो कोई रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो, हमेशा जीरो होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। और बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। When a force of constant magnitude and a fixed direction acts on a moving object, अब समझना, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड भी बोला और फिक्स्ड डायरेक्शन भी बोला। पिछले सवाल में बोला था कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है, कहां लग रहा है मुझे बस ये पता है कि मोशन के परपेंडिकुलर लगा, लेकिन ये कह रहा कि व्हेन अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन, फोर्स है किसी बॉडी पे, एफ अमाउंट का फोर्स आगे ही लग रहा, तो उसका पाथ कैसा होगा? मान लो ये कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स आगे लग रहा और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी आगे ही थी, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ये मैंने आपको बताया था। और सोचो कि एक बॉडी है v वेलोसिटी से आगे चल रहा था, मतलब कार है v वेलोसिटी से आगे चल रहा है और जिधर जा रहा उधर ही तुम धक्का लगातार मारते रहो, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे जा रहा था, उसी डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगा दिया, मतलब इसका स्पीड बढ़ता रहेगा, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो कि इधर मैंने बॉल को फेंका और एक्सीलरेशन का इस डायरेक्शन में, जैसे बॉल को इधर फेंका मैंने और एक्सीलरेशन इधर है, फोर्स इधर है और इसी डायरेक्शन में लगातार फोर्स लग रहा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम अमाउंट मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड फिक्स डायरेक्शन इधर ही लग रहा, तो ये फोर्स क्या करेगा, बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे लाने की कोशिश करेगा, और बॉडी जा ऐसे रहा था तो पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं, तो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन होगा,
या पैराबोलिक होगा, इधर बी और सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सर सर्कुलर क्यों नहीं हो सकता? सर्कुलर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर्कुलर? मैं बताता हूं। सर्कुलर मोशन या तो आप यूसीएम की बात करो, तो यूसीएम में क्या होता है कि मान लो बॉडी यहां पे चल रहा, वेलोसिटी इधर है, तो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी। अब मान लो बॉडी यहां पे है, वेलोसिटी इधर है, तो उसकी एक्सेलरेशन इधर होगी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो बॉडी की मोशन इधर है तो एक्सेलरेशन पीछे होगा, बॉडी पीछे जा रहा तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा, फिक्स डायरेक्शन। अगर तुम एनयूसीएम की बात करो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लो स्पीड इंक्रीज हो रहा तो एक्सेलरेशन अभी इधर है, तभी तो उसका दो कंपोनेंट होगा, सेंटर की तरफ एक पैरेलल। मान लो बॉडी यहाँ पे, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज है और जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, तो सर्कुलर तो कभी हो ही नहीं सकता। सर्कुलर तो कभी हो ही नहीं सकता। एक जोरदार सवाल देखिएगा, अ बॉडी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ ऑफ इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। ट्रेन का कंपार्टमेंट, कभी ट्रेन में चढ़े होगे तो देखा होगा लोअर बर्थ होता है, एक अपर बर्थ होता है। अपर कंपार्टमेंट में एक बच्चा बैठा है, जस्ट पॉइंट टू स्टॉप ऑफ अ ट्रेन विच इज जस्ट पॉइंट टू स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन रुकने वाली है, स्टॉप, just point to stop on a railway station, drops an apple aiming at the open hand of his brother sitting vertically below his hand at a distance of about 2 meter, then apple will fall। ऐसा है कि ये अपर कंपार्टमेंट है, ये लोअर कंपार्टमेंट है। यहाँ पे उसका छोटा भाई भूखा बैठा है, हाथ फैला है, और इधर से उसका बड़े भाई ने एप्पल को ड्रॉप किया, और ये पूरी ट्रेन वी वेलोसिटी चल रही है जो कि कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है। सर आपको कैसे पता कि स्पीड कम हो रहा है? तो देखो, बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन विच इज जस्ट पॉइंट टू स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे रुकने वाला है, मतलब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। ड्राइवर ने क्या अप्लाई कर दिया? ब्रेक अप्लाई कर दिया। ड्रॉप एन एप्पल, अब वो बच्चा जो ऊपर बैठा है, ड्रॉप एन एप्पल एमिंग एट द ओपन हैंड, एमिंग एट द ओपन हैंड, नीचे भाई बैठा है उसका ओपन हैंड, एमिंग एट ओपन हैंड, हिज ब्रदर सिटिंग वर्टिकली बिलो, हिज हैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मीटर, मतलब नीचे का डिस्टेंस 2 मीटर है, देन एप्पल विल फॉल प्रिसाइजली ऑन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर। नहीं सर क्यों? अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता, ये लड़का जहां से एप्पल ड्रॉप करता, ट्रेन की वेलोसिटी भी, बर्थ की वेलोसिटी भी, आदमी की वेलोसिटी भी, हैंड की वेलोसिटी भी, एप्पल की वेलोसिटी भी आगे, और यहां जो बच्चा बैठा उसकी भी वेलोसिटी आगे, तो एप्पल डायरेक्टली इसके हाथ में गिरता, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो। अब तो जिस इंस्टेंट पे एप्पल ड्रॉप किया, उस इंस्टेंट पे एप्पल की वेलोसिटी मान लो आगे कुछ v है, एप्पल तो इसके हाथ से फ्री हो गया, आगे वेलोसिटी v मिला, इनर्सी ऑफ मोशन की वजह से ड्रॉप किया है। लेकिन किसने ड्रॉप किया? चलते हुए मैन ने। क्यों? क्योंकि वो मैन ट्रेन में, ट्रेन चल रही, मैन चल रहा, मैन का हाथ चल रहा, तो उसके हाथ में एप्पल भी आगे चल रहा, उसने छोड़ दिया, मतलब एप्पल आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब एप्पल आगे जाएगा v वेलोसिटी से, इनर्सी ऑफ मोशन की वजह से। लेकिन इस लड़का जो बर्थ पे बैठा है, ट्रेन की स्पीड कम होने से बर्थ की स्पीड कम होगी, लड़के की स्पीड कम होगी, लड़का थोड़ा पीछे छूट जाएगा और एप्पल उसके आगे गिरेगा। स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड of his brother in the direction of motion of the train, B is correct. Slightly away from the hand of his brother in the direction opposite to the direction of the motion of train, गलत, B is the correct answer। फील करो इस बात को बेटा, फील करो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। मान लीजिए तेरा ट्रेन है, अभी ये v वेलोसिटी से चल रहा है, अपर कंपार्टमेंट में एक लड़का बैठा है, अपर बर्थ पे, सॉरी अपर कंपार्टमेंट नहीं, उसके हाथ में एक बॉल है, और नीचे वाले बर्थ पे उसका भाई बैठा है जो कि हाथ फैलाए बैठा है। अब मान लो कि ड्राइवर ने सोचा कि और चलो मजे लिए जाए, थोड़ी स्पीड बढ़ाया जाए। अब ये बॉल, अगर ट्रेन चल रहा है v से, तो ट्रेन का बर्थ कितने से चलेगा? v से। तो मैन कितने चलेगा? v से। मैन के हाथ में बॉल कितने से चलेगा? v से। सर बॉल भी चलेगा, मैन अगर v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, मैन के हाथ में बॉल है और बॉल मैन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो मैन का हाथ जितने से आगे जा रहा है, बॉल इनर्सी ऑफ मोशन की वजह से आगे जा रहा होगा v से। अब इसने ड्रॉप कर दिया, बॉल को ड्रॉप कर दिया,
तो जिस इंस्टेंट पे इसने बॉल को छोड़ा उसी इंस्टेंट पे ट्रेन चल रही थी 20, और जस्ट छोड़ने के बाद स्पीड अप कर दिया ड्राइवर ने, स्पीड अप कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, तो ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। अब बॉल तो आदमी के हाथ में है नहीं, बॉल तो छोड़ दिया उसने, अब बॉल छोड़ दिया, बॉल नीचे गिर रहा, तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी, वो बॉल मान लो यहां आया तो भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे की तरफ भी होगी, क्योंकि अब बॉल पे ट्रेन का इफेक्ट खत्म, क्योंकि बॉल को उसने छोड़ दिया, ट्रेन का इफेक्ट खत्म। अब इसकी वेलोसिटी तो कुछ भी रहेगी आगे की तरफ, किसकी, बॉल की वेलोसिटी कुछ भी रहेगी आगे की तरफ, चलो सर v है बॉल की वेलोसिटी, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को स्पीड अप कर दिया, ट्रेन को स्पीड अप किया तो ट्रेन का सरफेस स्पीड अप हो गया, ट्रेन का बर्थ स्पीड अप हो गया, ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी चिपका हुआ है बर्थ से, तो ये स्पीड अप हो गया, इसकी हाथ की वेलोसिटी भी आगे, ये इसकी हाथ की वेलोसिटी भी बढ़ गई, हाथ की वेलोसिटी अब बढ़ गई, लेकिन बॉल v से चल रहा, इसकी वेलोसिटी आगे बढ़ गई, तो बॉल जो होगा वो इसके पीछे की तरफ गिरेगा। सर ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा बॉल, ऐसे नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी आगे चल रहा v' से, ये आदमी आगे चल रहा था v से, अचानक से ट्रेन की स्पीड बढ़ी तो आदमी की स्पीड आगे बढ़ गई, लेकिन बॉल तो सिर्फ v से आगे जा रहा, ये 2v से आगे जा रहा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई इसकी, तो बॉल कहीं पीछे जाके गिरेगा, बॉल इस आदमी के पीछे जाए गिरेगा। अरे आदमी यहां थोड़ी नहीं रहेगा, बाहर से देखोगे तो ट्रेन आगे जा रहा है ना, तो बॉल ऐसे गिरेगा, लेकिन तब तक आदमी कहीं यहां आ जाएगा, आदमी के पीछे बॉल गिरेगा, क्यों, क्योंकि आदमी की वेलोसिटी v आगे की तरफ बढ़ गई। समझिए इसको, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इनर्शिया को हमने डिटेल में समझ लिया, अब हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट पुल एंड पुश, पुल एंड पुश। अब फोर्स को हम बहुत अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट के बेसिस पे, कंजर्वेशन के बेसिस पे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत ही अलग अलग कैटेगरी में हम लोग फोर्स को बांटते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में फोर्स को हम डिवाइड करते हैं। समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम फोर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे किस बेसिस पे? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बहुत सारे फोर्स है जो कॉन्टैक्ट में लगते हैं। फोर्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज, फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, मैग्नीट्यूड की बेसिस पे अलग अलग हम लोग फोर्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से एक कैटेगरी ये है फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल, गर्म करके दो ना यार, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स वो फोर्स होता है, जैसे आप पढ़ते हो ना कि फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल सेल, तो फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फोर्स वो फोर्स होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो फंडामेंटली डिफाइंड है। और वैसे फंडामेंटल फोर्स हमारे पास जो है वो है सिर्फ 4। वैसे फंडामेंटल फोर्स हमारे पास है 4, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फंडामेंटल है। जैसे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं 7 फंडामेंटल पार्टिकल आप पढ़ते हैं, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब उसके बाद दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्हीं से डिराइव होके बनते हैं। हमारे पास कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है साहब? 7। और दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी इसी 7 से डिराइव होके बनते हैं। वो फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, जितने भी डिराइव्ड हैं वो सारे इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं से डिराइव होके बने। उसी तरीके से जो फोर्सेज हैं वो 2 तरह के कैटेगरी में होते हैं, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल। तो ये है 4 फंडामेंटल फोर्स, 4 है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फंडामेंटल है। उसके बाद जितने भी फोर्स के नाम जानते हो आप, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और बायंट फोर्स,
बैंड फोर्स, ये सारे ड्राइव्ड है। अब ये किससे ड्राइव होकर बने हैं? इन चारों से नहीं, इन चारों में से सिर्फ एक से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स, इनफैक्ट फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बैंड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, all are derived from electromagnetic force. Electromagnetic force, all are derived from electromagnetic. सारे के सारे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ड्राइव होकर बनते हैं। अब आप बोलोगे सर टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है? हाँ, टेंशन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, नॉर्मल रिएक्शन स्प्रिंग फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ड्राइव होकर आता है। बहुत पहले ये पीएमटी में पूछा भी था ये सवाल, सर कैसे समझाओ, नहीं समझना। अभी तुम तो फ्रिक्शन फोर्स आगे पढ़ोगे ना, वहां पे समझाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तुम्हें याद रखना है तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स में कहीं चार्ज नहीं दिखता है। नॉर्मल रिएक्शन जो कहते हो ना, नॉर्मल रिएक्शन, दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, उसमें कहीं चार्ज नहीं दिखता। टेंशन फोर्स में कहीं चार्ज नहीं दिखता, लेकिन वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही ड्राइव होकर आते हैं। उसके एकदम बेस में जाके देखोगे कहां से वो पैदा लेता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ही है। याद रखिए ये बात कि दुनिया के जितने भी फोर्स हैं, इन चार को, फंडामेंटल को छोड़ के जो डिराइव्ड फोर्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। बहुत जोरदार बात है, याद रखना है। बाकी ये जो चार फोर्स है, इनके बारे में बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर फोर्स है नेचर। इसका जो रेंज होता है इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस तक लगता है। इनफाइनाइट रेंज मतलब कहां तक लगता है, कितने डिस्टेंस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है? इनफाइनाइट। इसका रेंज इनफाइनाइट होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, 1/r²। अर्थ और सन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी रेंज क्या होता है? इनफाइनाइट। वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्मी मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की साइज ही फर्मी मीटर की होती है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा अगर चिपक जाए और ज़्यादा पास आ जाए, मतलब 10⁻16 मीटर के पास आ जाए, तो उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों अलग अलग है। ये फोर्स रिपल्सिव होता है। तो शॉर्टेस्ट रेंज, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे आप, वैसे सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि सबसे शॉर्ट रेंज का जो फोर्स है ना, शॉर्ट रेंज, वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ, अच्छा, मीडिएटिंग पार्टिकल कौन कौन से इनके? मीडिएटिंग पार्टिकल मतलब एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, और ये पार्टिकल मिला भी है रिसेंटली एक्सपेरिमेंट में, कि जैसे दो बॉडी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो बिना कांटेक्ट में कैसे लगा रहे हैं? कांटेक्ट में तो नहीं है, एक मास यहाँ पे है, लेकिन दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो बिना कांटेक्ट का कैसे लगे? तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि कोई पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं, जो पार्टिकल यहाँ पे जाके इसको पकड़ के खींच के ला रहा है, जैसे मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, अब नीचे क्यों गिरा? अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर लगा, इसको नीचे खींच के ले जा रहा, लेकिन ये कॉन्टैक्ट में तो है ही नहीं, तो बिना कॉन्टैक्ट का कैसे लग गया? तो कहते हैं कि दो बॉडी एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटॉन। और बड़ा आसान है याद रखना कि ग्रेविटॉन वो पार्टिकल है जिसकी एक्सचेंज से, मदद से, मेडिएटिंग पार्टिकल, एक्सचेंजिंग पार्टिकल, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मेडिएटिंग पार्टिकल क्या? फोटोन। वीक न्यूक्लियर का बोसॉन, ये पढ़ाऊंगा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का मेसॉन, मेडिएटिंग पार्टिकल है। और स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, स्ट्रेंथ नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर मैं 1 न्यूटन मानता हूं, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है 10⁻³ टाइम्स, और तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 10⁻37 न्यूटन, और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा 10⁻25 न्यूटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि मैंने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू नहीं लिखी है, इवन न्यूटन हमें हटा देना चाहिए। मैं ये रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहा हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है बेटा कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑर्डर को 1 मानता हूँ, तो उससे 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो
तो ये 10 टू द पावर माइनस 37 टाइम्स हो जाएगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब ये फोर्स बटा ये फोर्स का रेशियो होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो होता है 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 1 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा 10 टू द पावर 39। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो कम है, ये 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा लगता है। बस इतना आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले में देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला हो, दोनों में आता है 1/r²। बोथ आर फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हो, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोर्स, उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बोथ आर कंजर्वेटिव, दोनों कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। जबकि वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये कैसे फोर्स होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब बहुत सारे फोर्सेस होंगे, है ना, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेट। वेट इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि वेट मतलब मास, नहीं, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट मतलब mg। मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे दो आदमी हैं। कौन से आदमी? दो आदमी, एक ये है और एक ये है। अब दोनों में से ज़्यादा सुरक्षित कौन है अर्थ पे? सुरक्षित मतलब सेफ कौन फील करेगा, महसूस करेगा अपने आप को? अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे खड़ा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे लगेगा और इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे लगेगा। दोनों इक्वली सेफ है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे लटका है, ये रो रहा होगा। हम लोग तो यहाँ पे लटके हैं, ऐसे लटके हैं, हम लोग कोई दिक्कत तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे लग रहा है mg, और इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे लगता है mg। किसी सरफेस पे, जैसे इंक्लाइन प्लेन बना लिया, है ना, चाहे किसी भी तरह के सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रख दो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, हमेशा अर्थ के सेंटर पे लगेगा। मतलब ये अर्थ सरफेस है, उस पर एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया थीटा एंगल का, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे हमेशा नीचे की तरफ लगता है mg। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वही वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट mg, इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। चाहे तुम अर्थ पे कहीं भी बैठो, तुम्हारे अर्थ के सेंटर की तरफ ही, नीचे की तरफ ही mg लगेगा। यहाँ रख दो, नीचे की तरफ mg, और इंक्लाइन प्लेन पे रख दो, नीचे की तरफ mg, फ्री फॉल करा दो, नीचे की तरफ mg, बॉल को इधर फेंक दो v वेलोसिटी से, नीचे की तरफ mg हमेशा नीचे ही लगता है। चलो ठीक है साहब। नेक्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज अ नथिंग बट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, दो बॉडी अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ पेयर। हालांकि सारे फोर्स पेयर में एक्ट होते हैं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जहां पे दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा वो पेयर में ही आप उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे mg को अपनी पेयर में ड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि mg को mg किसी भी बॉडी पे किसने लगाया था? अर्थ ने। तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ mg लगाएगा बॉडी पे, बॉडी अर्थ के सेंटर पे mg वापस लगाएगा। फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप पढ़ते हैं, फोर्स ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। तो mg एक बॉडी पे यहां लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे mg नीचे की तरफ लगा, इस बॉडी पे नीचे की तरफ लगा, अर्थ ने लगाया। अर्थ के सेंटर पे बॉडी mg ऊपर की तरफ लगाएगी, तो बहुत दूर दूर हो गए दोनों बॉडी। लेकिन यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां लगेगा? एट अ कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स एट अ कॉन्टैक्ट सरफेस, एक्ट्स एट अ कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, एंड परपेंडिकुलर लिखा भी है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। तो दो बॉडीज अब कॉन्टैक्ट में होंगे, तो उनके कांटेक्ट में होने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, विच ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, विच ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक ऐसा सरफेस बनाता हूँ, इसके ऊपर एक बॉडी बना ली मैंने, ये बॉडी बना ली, इसके ऊपर दूसरा बॉडी बना लिया मैंने,
अब ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, ये देखिए यहाँ पे दो बॉडी के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बॉडी दो कांटेक्ट में, इस पे नॉर्मल रिएक्शन को हम कैसे लगाएंगे? तो आप जाएंगे कांटेक्ट सरफेस पे, कांटेक्ट सरफेस पे जाने के बाद दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाले पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और नीचे वाले पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएंगे, ऊपर वाले पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, नीचे वाले पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे, और दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है ये इससे ज़्यादा कांटेक्ट में, ये इससे कम कांटेक्ट में। मान लो ये सरफेस है, ग्राउंड ये, और ग्राउंड पे एक बॉडी बना दी तुमने, ग्राउंड पे क्या बना दी? एक बॉडी बना दी। तो अब जाओ कांटेक्ट सरफेस पे, कांटेक्ट सरफेस पे जाओ, कांटेक्ट सरफेस पे दो पैरेलल लाइन खींच लो, कांटेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन खींच लो। हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल दो लाइन खींच लो, ऊपर वाले पे ऊपर और नीचे वाले पे नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन लगाने का तरीका है। मान लो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी मान लो इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी हमने बना लिया ये। अब इसका जो इंक्लाइन प्लेन है तो कांटेक्ट सरफेस इसका इंक्लाइंड हो गया, ये कांटेक्ट सरफेस है। अब कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? ये, इस परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ऊपर वाले पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और नीचे वाले पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे। सर ऊपर वाले पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर क्यों लग रहा है? पहले ये बताओ, एक बात बताओ, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं ये कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं, इसको मैंने इस पे रखा, तो इस सरफेस की वजह से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे किधर फोर्स लगा? सर ऊपर लगा। अगर ये नहीं होता तो mg तो नीचे लग रहा है ना ऑलरेडी, तो नीचे चला जाता। मान लो mg नीचे लग रहा है और ये सरफेस इसको और नीचे खींच रही, तो नीचे जा क्यों नहीं रहा? दो दो फोर्स लग गया। तो कांटेक्ट फोर्स इज नथिंग बट, नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट अ कांटेक्ट फोर्स विच कीप द ऑब्जेक्ट्स इन अ कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में बना के रखने में मदद करता है और दोनों बॉडी पे सेम अमाउंट पे लगता है। ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि मैं उसके साथ कांटेक्ट में ज्यादा हूं, वो मेरे साथ कांटेक्ट में कम, ऐसा थोड़ी नहीं। दो बॉडी है, अगर दो बॉडी चिपका, दो बॉडी कहीं से चिपका तो दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। अगर मान लो वर्टिकल सरफेस कहीं बना है, वर्टिकल सरफेस है मान लो, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया और यहां पे एक बॉडी बना दी मैंने ये, तो ये इसके वर्टिकल सरफेस के साथ चिपका हुआ है। तो आप क्या करेंगे? वर्टिकल सरफेस, कांटेक्ट सरफेस वर्टिकल हो गया, तो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आगे वाले ऑब्जेक्ट पे आगे और पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे पीछे, नॉर्मल रिएक्शन। दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल होगा, जितनी ज्यादा कांटेक्ट में है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर आप कहते हो कि नॉर्मल रिएक्शन इज हाई, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कांटेक्ट उतना मजबूत होगा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लो मतलब वीक कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब नो कांटेक्ट। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि बताइए ऑब्जेक्ट कांटेक्ट को कब लूज करेगा? जब नॉर्मल 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन ही वो फोर्स है जो दो बॉडी को चिपका के रखने का काम करता है। नॉर्मल रिएक्शन ही वो फोर्स है जो दो बॉडी को चिपका के रखने का काम करता है। जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे दो बॉडी मैंने बनाया बहुत तगड़ा सा, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। फील करिएगा बेटा, बढ़िया मजा आ जाएगा। ये बॉडी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब मैं इस वाले पे फोर्स लगाता हूँ F, ठीक है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाया F, एक्सटर्नल फोर्स मैंने F लगाया, मेरी मर्जी थी। अब ये दोनों साथ मूव करेंगे, पक्की बात है साथ ही मूव करेंगे, अलग अलग मूव कर नहीं सकते। क्यों साथ मूव करेंगे? और कौन सा फोर्स है जो इन दोनों को चिपका के रखे हुए थे? तो देखो, जैसे ही मैं आगे धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस बन रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ईमानदारी से बताइए? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे कॉन्टैक्ट वर्टिकल, तो कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे वर्टिकल कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे वाले पे आगे फोर्स लगेगा N1 नॉर्मल, और पीछे वाले पे पीछे लगेगा नॉर्मल। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब यही जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है पेयर में, इन दो बॉडी को कांटेक्ट में रखने का काम कर रहा है, मतलब चिपकाने का काम कर रहा है। अब आप कह सकते हो कि दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी हो गई, और इस पे जो फोर्स लग रहा है F, वो इन दोनों को साथ में लेके आगे जाएगा, जो कि नॉर्मल इनको चिपकाने का काम कर रहा है। इनको चिपकाने का काम कौन कर रहा है? नॉर्मल कर रहा है।
सर जरूरी थोड़ी ना साथ में जाए, अगर मैं पीछे फोर्स लगा दूँ तो तू तो एकदम रामलाल टाइप है, कुछ भी सवाल पूछता है। तो बेटा पीछे लगा दोगे तो ये आगे चला जाएगा, ये यही छूट जाएगा। लेकिन जब तुम इस बॉडी पे आगे फोर्स लगा रहे हो तो इस बॉडी को आगे धक्का देना चाह रहे हो, लेकिन ये M2 यहाँ पे बैठा है, तो ये जाएगा तो इसको साथ चिपका के लेके जाएगा। तो जब ये चिपका तो कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर मान लो तुम दोनों को चिपका के FBD बनाओ, तो M1 प्लस M2 को एक बॉडी मान लो, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा? 0, क्योंकि M2 पे नॉर्मल आगे और M2 पे नॉर्मल आगे, बिल्कुल आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। तो सिस्टम में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उस कॉन्टैक्ट्स पे उतने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, और हर कॉन्टैक्ट पे पेयर में लगेगा, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पीछे। कितना आसान तरीके से बता रहा हूं, मान ले बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे बॉडी है, तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर 2 लाइन बना दे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, बस। कितना आसान करके बताया मैंने। जहां भी सरफेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर 2 लाइन खींच दो, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट वन इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स तभी लगता है जब बॉडी स्ट्रेच होती है। जैसे मान लो एक रस्सी को, स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, एक रस्सी को यहां से मैंने बांध दिया और ऐसे लूज छोड़ दिया, तो इस पे टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जब तक रस्सी स्ट्रेच ना हो, खींची हुई ना हो, तब तक उस पर टेंशन फोर्स नहीं लग सकता। जब तक कोई रस्सी खींची हुई ना हो तब तक उस पर कोई टेंशन फोर्स नहीं लग सकता। मान लो मैंने ये रस्सी बांध दिया, इसको पकड़ के सीधा बांध दिया, खींच के बांध दिया, तो ये रस्सी स्ट्रेच हो गई, खिंच गई, तो यहां पे टेंशन फोर्स लगेगा। अब टेंशन फोर्स में सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन जो बच्चों में होता है डायरेक्शन को लेकर कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो सबसे पहले देखिए, इट अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो टेंशन फोर्स होता है हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग लगता है। अब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा, वर्टिकल है तो लेंथ के अलोंग ही टेंशन फोर्स लगता है, और हमेशा टेंशन फोर्स कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है। हवा में कहीं टेंशन नहीं लगता। जैसे मान लो ये मैंने रस्सी लिया, इसको बांध दिया, अब मैं तुमसे पूछूं कि मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ कितना है और किधर है, इसका कोई सेंस नहीं है, मिड पॉइंट पे टेंशन निकाल के करोगे क्या? टेंशन कहां निकालते हैं? जहां पे रस्सी बंधा होता है। अब रस्सी में जो भी स्ट्रेच होने की वजह से टेंशन आएगा उसका इफेक्ट क्या होगा? मेरी उंगली को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे जो हम टेंशन डिफाइन करेंगे तो कांटेक्ट पॉइंट पे जाएंगे और उससे अबे उसके लेंथ के लॉन्ग टेंशन लगेगा। यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे जाएंगे, उससे अबे उसके लेंथ के लॉन्ग टेंशन लगेगा, ये टेंशन लगेगा। कांटेक्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग के अलोंग और अबे की डायरेक्शन में लगेगा। इसको बहुत आसान तरीके से ऐसे भी समझा सकते हैं छाता कंसेप्ट से। जहां पे रस्सी बंधा हुआ है वहां पे बैठ जाओ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ के अलोंग छाता खोल लो। जैसे ये सवाल है, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है साहब थीटा, और यहां पे एक बॉडी रखी हुई है m मास की, उसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया और ऐसे ही यहां पे अटैच कर दिया। अब यहां पे टेंशन का सिग्निफिकेंस 2 ही पॉइंट पे होगा। टेंशन रस्सी में स्ट्रिंग में क्रिएट होगा 2 ही पॉइंट पे, नहीं होगा तो टेंशन यहां भी, रस्सी खींचा हुआ टेंशन यहां भी होगा, लेकिन यहां पे टेंशन की वैल्यू टी होगी, डायरेक्शन को स्पेसिफिक नहीं बता सकते ऊपर की नीचे। और तुम लाख सवाल कर लो, 10 लाख सवाल कर लो, 10 लाख में जितने सवाल करोगे ना, सब में टेंशन कहाँ डिफाइन करोगे स्ट्रिंग में पता है? जहाँ पे स्ट्रिंग बंधा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट से इससे अबे की तरफ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट से इससे अबे की तरफ। तो जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे वहाँ पे टेंशन डिफाइन होगा। मतलब जहाँ पे कॉन्टैक्ट वहाँ पे बैठो और छाता खोल लो बाहर रस्सी के लॉन्ग, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट में बैठो रस्सी के लॉन्ग, स्ट्रिंग के लॉन्ग छाता खोल लो। इफ स्ट्रिंग इज आइडियल मतलब मासलेस स्ट्रिंग, और इनस्ट्रिंगेबल मतलब वो खींच नहीं सकता है, स्ट्रेच नहीं हो सकता है, मासलेस, देन टेंशन सेम एट ऑल। इन आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन सेम एट ऑल पॉइंट, टेंशन की वैल्यू सारे पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी, अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो। अब यहाँ पे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम ये वाला हम बात करते हैं ना, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम ये बना लिया और यहां पे एक स्ट्रिंग लिया, मास m1 है और ये मास है m2, ठीक है, ये मास है m2।
सिंगल स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग पे टेंशन कितने पॉइंट पे डिफाइन करोगे? जहां जहां स्ट्रिंग अटैच है, बंधा हुआ है, वहां वहां टेंशन आएगा। यहां पे टेंशन आएगा ऊपर, देखो यहां पे टेंशन आएगा। इस पॉइंट पे देखो स्ट्रिंग बंधा है, यहां पे आएगा नीचे। यहां पे देखो स्ट्रिंग बंधा है, यहां पे आएगा नीचे, रस्सी के स्ट्रिंग के लॉन्ग, एकदम स्ट्रिंग के लॉन्ग ऐसे, और यहां पे आएगा ऐसे। यहां पे टेंशन की वैल्यू बोलोगे टी ऊपर। और सेम स्ट्रिंग अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे, हर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी। टेंशन हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ही डिफाइंड होता है। हमेशा कहाँ डिफाइंड होता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। जहाँ पे स्ट्रिंग और कोई ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग बंधा हो, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंशन डिफाइंड होगा। उस कॉन्टैक्ट पॉइंट से अबे अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अबे एंड अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऐसा नहीं, बच्चे समझते नहीं। एरो ऐसे मैं सवाल करता हूँ ना, या कहीं टीचर सवाल करता है तो टेंशन ऐसे बना लेता है, ऐसे बना लेता है। अब बच्चा समझता ही नहीं कि टेंशन ये कहाँ लगा है। अच्छा बताओ, ये जो टी बना है, मैंने बनाया, ये टेंशन किस ऑब्जेक्ट पे है? बताओ, ये टेंशन टी किस ऑब्जेक्ट पे? ये टेंशन टी यहाँ है जहां पे रस्सी बंधा है, इस मास पे M2 पे, रस्सी में नहीं है टेंशन। वो ये टेंशन बनाने का मतलब क्या है? अभी तक बच्चा यही समझता है कि यहाँ पे जो टेंशन बना है सर ये रस्सी में टेंशन नहीं, रस्सी जहां बंधा है उस पॉइंट को टी टेंशन से आगे खींच रहा है। यहाँ पे जो ये टेंशन है ना, ये टेंशन, ये एक्स ऑन अ ब्लॉक, एक्स ऑन ब्लॉक, इस ब्लॉक पे टेंशन टी, जहां पे बंधा है रस्सी, ब्लॉक का वो पॉइंट है जहां पे रस्सी बंधा है, उसको ये टी से रस्सी ऊपर खींच रहा है। तो ये टेंशन रस्सी में नहीं है, इस ब्लॉक पे है, इस ब्लॉक पे टेंशन है। ये आगे और समझाता हूं। देखो मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे 2-3 ब्लॉक मैंने बना लिए। चलो 2-3 ब्लॉक बना लिए। ये आपका M1, ये आपका M2, ये आपका M3। इस पे मैंने फोर्स लगाया और ऐसे मैंने स्ट्रिंग लगा दी। ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, दोनों सेम स्ट्रिंग तो है नहीं। अब जब इस पे टेंशन फोर्स दिखाएंगे बेटा, अब जब इस पे टेंशन फोर्स दिखाएंगे तो ध्यान से देखिए, इस वाले पे टेंशन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, किस पे? M1 पे, और इस M2 पे आगे की तरफ ये टेंशन फोर्स आएगा। ये टेंशन T1 और ये भी टेंशन T1 ही रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम होती है। तो M1 पे टेंशन T1 पीछे है और M2 पे T1 आगे है। अब इस पे जाके दिखाएंगे तो इस पे एरो कहीं पीछे लगेगा और इस वाले पे एरो कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। इस पे एरो कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। अब आप बोलेंगे कि ये टेंशन हो गई T2। अब सुनो ध्यान से, ये T2 किस पे लग रहा है? यहाँ वाला T2 किस पे लग रहा है? ये T2 M2 पे आगे लग रहा, और ये जो आपका T2 है ये M3 पे पीछे लग रहा। ये T1 पीछे लग रहा, ये T1 इस पे आगे लग रहा। एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। अब स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा ऐसा हम कहते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में हम टेंशन नहीं दिखाते। ये जो T1 T2 दिखाया है, ये कहाँ पे टेंशन है? सर इस स्ट्रिंग में। समझ आ गया, स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये T1 लगा कहाँ पे? इस स्ट्रिंग की वजह से, इस मास पे लगा है पीछे की तरफ, इस स्ट्रिंग की वजह से M2 में लगा है आगे की तरफ। तो आप बोलोगे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T1। टेंशन T1 इन स्ट्रिंग, सही बात है, स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, लेकिन ये T1 स्ट्रिंग पे लगा कि स्ट्रिंग की वजह से M1 पे लगा? स्ट्रिंग की वजह से M1 पे लगा है ना। नेक्स्ट इज वेट, तो मैंने आपको समझा दिया, वेट नहीं, स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट इज ए स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? देखो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स होता है, लेकिन स्प्रिंग का लेंथ घटता है। मान लीजिए स्प्रिंग है और ये अपने मीन पोजीशन पे है, मतलब इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है। इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या है? 0। तो अपने नेचुरल लेंथ इसको बोलते हैं, नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे। तो नेचुरल लेंथ पे कोई इस पे फोर्स नहीं लगेगा। अब किसी एक्सटर्नल फोर्स से मैं स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग की लेंथ यहां से बढ़ गई, यहां तक आ गई, तो जितना इसमें इलोंगेशन ज़्यादा होगा उतना ही इसमें स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। किसी स्प्रिंग को इनिशियली खींचना इजी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खींच दोगे ना तो उसको और ज़्यादा लंबाई बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पहले स्प्रिंग को खींचो तो पहले खींचना आसान है, लेकिन थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, तो ये अपने लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से एक स्प्रिंग फोर्स लगाता है जो कि पीछे की तरफ लगता है, और ये एक्सटर्नल फोर्स आगे लगेगा। इस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है जितना इसमें इलोंगेशन हो गया, है ना। स्प्रिंग फोर्स
स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन और कंप्रेशन। उसके साइज को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। और क्या करेगा स्प्रिंग फोर्स का अल्टीमेट गोल क्या है? अपने इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड लेंथ को अपोज करना। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा देखो मीन पोजीशन की तरफ लगता है, पीछे की तरफ लगेगा। कितना? kx, क्योंकि इलोंगेशन x है। अब मान लो तुमने कंप्रेस कर दिया इसको, x से कंप्रेस कर दिया, तो अब इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा अपने मीन पोजीशन की तरफ, अपने लेंथ को बढ़ाने के लिए लगेगा। स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे F स्प्रिंग, वो लगेगा kx टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अरे मान लो तुम्हारी बॉडी को मैं खींच दूं, तो तुम्हारे बॉडी में एक स्प्रिंग टाइप की तुम्हारी इलास्टिक बॉडी है, और तुम्हारी बॉडी क्या चाहेगी? लेंथ को बढ़ाना। मैं जितना खींचूंगा तुम्हारी बॉडी चाहेगी लेंथ बढ़ जाए? नहीं, लेंथ के बढ़ने को अपोज करेगा। अच्छा मान लो मैं तुम्हें कंप्रेस करूं, स्प्रिंग लेके कंप्रेस करूं, तो स्प्रिंग क्या चाहता है? कंप्रेस होने को अपोज करना। खींचोगे तो खींचने को अपोज करना। तो जैसे तुमने खींचा तो स्प्रिंग फोर्स जितना ज्यादा खींचोगे x डिस्टेंस, उतना ज्यादा लगता है kx, जहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है k स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा दी होती है, एक स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है ये k। तो k इंटू एक्स, इलोंगेशन है तो पीछे की तरफ, और कंप्रेशन है तो मीन पोजीशन की तरफ आगे। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसको कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मीन पोजीशन अपने नेचुरल लेंथ पे लाने की कोशिश करता है। खींचोगे तो पीछे की तरफ, कंप्रेस करोगे तो आगे की तरफ। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मान लो कि एक स्प्रिंग को दो बॉडी में अपने अटैच कर दिया और उसको इलोंगेट कर दिया, इलोंगेटेड पोजीशन में स्प्रिंग, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? सर अगर आपने खींचा हुआ है तो अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए स्प्रिंग फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा। और अगर आपने कंप्रेस कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया, जैसे ही छोड़ोगे तो बाहर की तरफ धक्का लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में देखो मेजॉरिटी डिफरेंस यही है कि कांटेक्ट पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट पॉइंट के अबे अंदर की तरफ या कांटेक्ट पॉइंट के बाहर की तरफ भी लग सकता है, ये स्प्रिंग फोर्स। लेकिन स्ट्रिंग फोर्स हमेशा, स्ट्रिंग फोर्स अगर स्ट्रिंग की बात करो, रस्सी से बांध दो, तो स्ट्रिंग फोर्स हमेशा इधर ही लगता है। स्ट्रिंग फोर्स में टेंशन हमेशा इधर ही लगता है ना? टेंशन हमेशा स्ट्रिंग कांटेक्ट पॉइंट के अवे ऐसे ही लगेगा। टेंशन फोर्स है ये, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। लेकिन स्प्रिंग फोर्स डिपेंड करता है कि इलोंगेटेड पोजीशन में है कि कंप्रेस पोजीशन में। अगर इलोंगेटेड है तो अंदर की तरफ, जैसे खींच के छोड़ दिया तो छोड़ दोगे तो अंदर की तरफ खींच लाएगा उसको, कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो बाहर की तरफ चला जाएगा। बहुत आसान, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी है। अब है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आओ बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, यहां पे लिखा है लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ असल में बॉडी के नेचर को बताता है। इसको हम नेचुरल लॉ भी कहते हैं, इसको क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब मोशन के कंसेप्ट को, उसकी क्वालिटी को बताता है। मैंने यहां पे लिखा है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन, ये मेरा डेफिनेशन है। सर इसको क्वालिटेटिव क्यों कहते हो? देखो हमेशा तुम दो वर्ड सुनते होगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर के टर्म्स में बात करना, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है उसकी क्वालिटी को बताना। तो यहां पे मोशन की क्वालिटी, फोर्स की क्वालिटी को बताता है। ये कितना फोर्स लगेगा इसकी बात नहीं करता, और कितना फोर्स लगने से इफेक्ट क्या होगा, मतलब कितना, मतलब क्वांटिटी, कितना अमाउंट, उसकी बात नहीं करता। ये सिर्फ बात करता है कि किसी भी बॉडी पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, बॉडी अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन बॉडी और इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। If external force acting on a body is zero, then acceleration of the system or body will be zero. मतलब किसी बॉडी पे या सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये न्यूटन्स लॉ है कि एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, देन बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। बॉडी रेस्ट में रहेगा या वेलोसिटी कांस्टेंट रखेगा, मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। और यहां पे और जोड़ देता हूं, और वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जीरो है तो जीरो बना के रखेगा, और किसी v से चल रहा है तो उसी में रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका उल्टा क्या होगा? अगर कोई बॉडी
में एक्सीलरेशन जीरो है या किसी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। ये इनवर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ हो गया। अगर कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसका एक्सीलरेशन जीरो, तो उस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा। ये बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये कहता है कि इफ, ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि इफ एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब लगा, जीरो मतलब नहीं लगा, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब लगा, देन एक्सीलरेशन मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी विल चेंज। एक्सीलरेशन जीरो नहीं मतलब एक्सीलरेशन कुछ है, मतलब वेलोसिटी कुछ है, कितना है ये नहीं बताता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सिर्फ क्वालिटी के बारे में बात करता। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगा तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बदलेगी। बहुत सिंपल सा है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगा तो वो अपनी इनर्शिया की वजह से अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा, और फोर्स लगा तो अपने उसकी इनर्शिया ब्रेक होगी, इसलिए हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल नेट फोर्स इज जीरो, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट डज मीन बाय इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स इज जीरो, यस नेट फोर्स इज जीरो। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर बॉडी रेस्ट में है देन रेस्ट में रहेगी, या बॉडी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है। अब यहां भी जैसे आप एफबीडी की बात करेंगे, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, थोड़ा सा मेरी जस्ट 10 मिनट बाद दूसरी क्लास है, तो मैं अभी यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इक्विलिब्रियम पे हम नेक्स्ट लेक्चर में सवाल कराएंगे आपको, बहुत सारे, चिंता मत करिए। जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोला आपने कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन एक्सीलरेशन जीरो होगा। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। सर क्यों काम नहीं बनेगा? क्योंकि तो जनरल हो गया। लेकिन बॉडी तो प्लेन में अगर चलती है या कहीं स्पेस में चलती है, जनरली 99% सवाल तो प्लेन का होता है। एक प्लेन में ही बॉडी एक्स में जाएगी या एक्स वाई प्लेन में जाएगी या वाई जेड प्लेन में जाएगी, तो हमें तो पता है कि एक्स और वाई का मोशन इंडिपेंडेंट होता है। तो हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे भी तो हर सवाल में हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्स और वाई का अलग अलग चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स एक्सिस इज जीरो देन एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी जीरो। अगर एक्स में फोर्स जीरो है तो वाई के एक्सीलरेशन के बारे में आप नहीं कह सकते सेपरेटली, फिर तो आपको मजा आ जाएगा सवाल करने में। आपने सिर्फ न्यूटन्स लॉ ये पढ़ा है, उसको तोड़ के नहीं देखा एक्स वाई में तोड़ के देखना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो अलोंग वाई एक्सिस देन एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। सर अगर मैं ऐसा कहूं कि इफ एक्सीलरेशन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो देन एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो, गलत है ये फिर से यहां वही बात होगी कि अगर x में फोर्स लगेगा तो x की एक्सीलरेशन आएगी, y की एक्सीलरेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे भी, जैसे आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, 11th 12th पास आउट हो, बहुत सारे चैप्टर पढ़े जिसमें फोर्स दिखाया होगा, तो अगर फोर्स x में लग रहा तो ठीक है x में लग रहा, y में लग रहा तो ठीक है y में लग रहा, लेकिन अगर फोर्स x y प्लेन के बीच में लगा तो हम फटाफट कहते हैं कि उसका कंपोनेंट लो। अगर फोर्स कहीं इधर लग रहा तो उसका कंपोनेंट लो x का और कंपोनेंट लो y का। बिना कंपोनेंट लिए, बिना x और y में देखे हम मोशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि 2D कुछ होता ही नहीं, होता x एक्सिस अलग और y एक्सिस अलग, और x और y में कोई रिलेशन भी नहीं होता। तो हमें तोड़ के देखना है। हम ऐसे ही कहेंगे कि x का मोशन अलग और y का मोशन अलग, तो x का न्यूटन्स लॉ हो गया, y का न्यूटन्स लॉ हो गया। x और y एक्सिस कहता है कि अगर हम दोनों का रिश्ता अलग है, चीज़ें अलग हैं, आप कहते हो कि एक्स एक्सिस कहता है कि लगता है वाई एक्सिस को हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे रिश्ता नहीं रखना है, तो चलो ठीक है, हमारे तरफ से कोई रिश्ता नहीं होगा। तो अब न्यूटन्स लॉ आएगा, या न्यूटन सेकेंड लॉ आएगा, या थर्ड लॉ आएगा, या फोर्थ लॉ आएगा, कोई भी लॉ आएगा या कोई भी कंसेप्ट आएगा, दोनों कहता है कि हमारा बांट दो अलग अलग, हम एक लॉ से काम नहीं चलाएंगे, हमारा दो, हमारा एक्स का लॉ अलग, तो एक्स में फोर्स जीरो लग रहा तो एक्स की एक्सीलरेशन जीरो होगी, वाई के हमें कोई मतलब नहीं। और सच में नहीं मतलब, सच में आप नहीं बता सकते। अगर वाई में फोर्स लग रहा तो वाई में एक्सीलरेशन आएगा, सर एक्स का नहीं बता सकते। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और अगर दोनों को अलग अलग रख के चलोगे और आपको पता है कि दोनों को अलग अलग ही देखना है, तो आगे की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम स्टैटिक के बहुत सारे सवाल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।